नमस्ते सुंदर लड़की, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे तुम पसंद आ गई थी। तुम्हारी प्यारी मुस्कान ऐसी चीज़ है जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तुम शायद कभी नहीं जान पाओगी कि मेरी नज़रों में तुम कितनी सुंदर हो। आह सुंदर लड़की, तुम्हारी मुस्कान एक सुंदर सुबह की महिमा की तरह है जो सुंदर दांतों की दो पंक्तियों को दिखा रही है। मैंने उनकी गिनती की, कुल मिलाकर 28। आपके दांत इतने सफ़ेद हैं कि वे चमकते हैं, उनमें से प्रत्येक चमकता हुआ है। आपकी आंखें बड़ी और गोल हैं, जितनी सफ़ेद हैं उतनी ही काली भी हैं, और आपकी पलकें लंबी, घुंघराले और मोटी हैं। आह तुम इतनी आकर्षक हो, इसीलिए मैं पहली नज़र में ही तुम पर फिदा हो गई। मेरा नाम जिन रुयांग है, क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहेंगे? जू नैनियन ने पढ़ना समाप्त करते हुए अपने मुंह के कोनों को हिलाया। क्या ये व्यक्ति बीमार था? क्या वह जानबूझकर उसे घृणा करने की कोशिश कर रहा था? यहाँ तक कि उसकी मुस्कुराहट भी सुबह की चमक की तरह थी। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह की चमक की तरह है, उसके पूरे परिवार की मुस्कुराहट सुबह की चमक की तरह है। और यह मुस्कुराना और अपने 28 दांतों को दिखाना, जिनमें से प्रत्येक चमक रहा है, क्या है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे वास्तव में चमकते हैं या नहीं। कौन है जो मुस्कुराते समय अपने दाढ़ों का प्रदर्शन करता है? दोनों ही प्रकार की बातें। और हर एक चमक रहा है, उसकी आंखें बड़ी, गोल, काली और सफ़ेद हैं। क्या वह राक्षस है? जू नैनियन पूरी तरह से निराश हो गया। उसे लगा कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया है, खासतौर पर उसे उल्टी कराने के लिए। अब वह एक ठग है जो लोगों को ठगता है और फिर उसके लिए ऐसी घृणित बातें लिखता है। और वह उसे पसंद करता है। उफ, वह शायद कुछ विकृत है। इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद निश्चित रूप से उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जू नैनियन इतनी क्रोधित थी कि वह पूरी तरह से कांपने लगी और गुस्से से भरकर जिन्यू के अस्पताल के कमरे में पहुंची। जिन्यू के अस्थिर स्वभाव के बारे में सोचते हुए उसने अंततः खुद को रोक लिया और उसे कुछ नहीं बताया। जहां तक रैपसीड फूलों के उस गुच्छे की बात है तो उसने उसे कूड़े में फेंक दिया और उस रहस्यमय पत्र को भी उसने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने अंदर के क्षोभ को शांत करने के लिए संघर्ष करते हुए जू नैनियन ने अंततः अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जब जिन्यू ने जू नैनियन को आते देखा तो उसने अभ्यासपूर्वक सहजता से अपनी बाहें खोल दी। यहाँ आओ। जू नैनियन का मूड खराब था। उसे लगा कि किसी ने उसका अपमान किया है। इसलिए जिन्यू की बातों को अनसुना करते हुए वह 2 कदम चलकर एक कुर्सी पर बैठ गई। जिन्यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जू नैनियन बुरे मूड में थी और उसे लगा कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। क्या हुआ? जिन्यू की भौहें तन गईं। तुम्हें किसने परेशान किया? कोई नहीं, जू नैनियन ने तुरंत जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया असाधारण रूप से तीव्र थी। जिन्यू की भौहें और भी गहरी हो गईं। जिन्यू की तीव्र निगाहों का सामना करने में असमर्थ, जू नैनियन ने लापरवाही से कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस एक अजीब आदमी से टकरा गया। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह मुझे धमकाने में कामयाब नहीं हुआ। जू नैनियन ने अंततः अपनी सांस पकड़ी। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारा घाव कैसा है? आपको कब छुट्टी मिल सकती है? ये देखकर कि वह परेशान नहीं लग रही थी, जिन्यू ने पूछताछ जारी नहीं रखी, बल्कि उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए विषय को बदल दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसमें 1 और सप्ताह लगेगा। यह अच्छी बात है। शू नैनियन ने उससे आग्रह किया कि वह ठीक हो जाए क्योंकि उसे जाना था। वह दिन में उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। ली क्विंगशुई ने प्रतिक्रिया दी थी। जू नैनियन के सुझावों को सुनने के बाद उन्होंने बिक्री में सहायता के लिए लोगों को भेजा। इन लोगों की मदद से और क्योंकि जू नैनियन की लियूयूसू वास्तव में एक लोकप्रिय वस्तु थी, एक स्टोर में पहली सुबह ही लियूयूसू बिक गई। ये वही स्टोर था जिसके लिए ली किंगशुई ने काफ़ी अनुनय विनय के बाद बातचीत की थी। उन्होंने लियूयूसू के केवल 30 टुकड़े लिए थे, अग्रिम भुगतान किया था, उन दुकानों की तरह नहीं जिन्हें बाद में मुफ्त परीक्षण की पेशकश की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शहर में पैदल यातायात की तुलना काउंटी से नहीं की जा सकती थी और वास्तव में उनकी खर्च करने की क्षमता भी कम थी, जिसके कारण कई लोग कीमत चुकाने के लिए अनिच्छुक थे। छोटी दुकान की मालकिन बहुत खुश हुई। उसने लियूयूसू के 30 टुकड़े खरीदे, प्रत्येक पर 1 पैसे का मुनाफा हुआ और उसने उस सुबह 3 युआन कमाए। बीच में उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बस सामान बाहर रखना होता था और जब लोग खरीदने आते थे तो उसे बेचना होता था। 3 युआन एक महत्वपूर्ण राशि थी। कस्बे में श्रमिकों की मजदूरी की तुलना काउंटी के श्रमिकों से नहीं की जा सकती थी, जो औसतन 20 युआन प्रति माह थी, और उसने एक सुबह में 3 युआन कमाए थे, वह भी तब जब पर्याप्त स्टॉक नहीं था। मालिक बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ली किंगशुई द्वारा भेजी गई बिक्री सहायक को एक तरफ ले जाकर कहा कि वह 200 और ऑर्डर करना चाहती है। उसकी दुकान के अलावा 2 अन्य दुकानें जिन्होंने अग्रिम भुगतान कर दिया था, वे भी एक के बाद एक बिक गईं। एक दिन के अंदर ही सभी बिक गए। दोनों दुकानों ने अपने ऑर्डर बढ़ाने का भी अनुरोध किया। एक ने 300 पीस मांगे तथा दूसरे ने और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा कि सीधे 500 पीस मांगे।
इन तीनों के अलावा 6 अन्य दुकानें भी थीं जो बिना किसी अग्रिम भुगतान के माल को परीक्षण के तौर पर बेच रही थीं। इन दुकानों को विशेष रूप से ली किंगशुई द्वारा चुना गया था और ये सभी दुकानें शहर में सबसे अच्छी जगह पर स्थित थीं। इन कुछ दुकानों में तो सामान और भी तेजी से बिक गया, 3 घंटे भी नहीं बीते थे और उन्होंने जो 100 यूएसयू बेचने की कोशिश की वे सीधे बिक गए। इन दुकानों को लगा कि उत्पादों को बेचना आसान है और वे लंबे समय तक टिके रहेंगे, इसलिए उन्होंने 5 से 600 इकाइयों के ऑर्डर के साथ शुरुआत की, जो वास्तव में शानदार शुरुआत थी। बिक्री सहायता के लिए भेजे गए सहायकों को केवल पहले दिन दूसरों को सबसे आसान तरीके से बिक्री करना सिखाने के लिए जाना था, उन्हें दूसरे दिन जाने की आवश्यकता नहीं थी। जब ये लोग उस दिन वापस लौटे और ली किंगशुई को बताया कि प्रत्येक दुकान में कितना सामान चाहिए, तो ली किंगशुई इतनी खुश हुई कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। प्रत्येक दुकान के लिए आवश्यक राशि को जोड़ने पर कुल 4300 यूएसओस थे। ये संख्या देखकर ली किंगशुई बहुत खुश हुआ। उसे और अधिक यह महसूस होने लगा कि जू नेनियन की व्यवस्था का पालन करना बिल्कुल सही था और निश्चित रूप से वह जल्द ही पैसा कमाने वाली थी। वास्तव में इनमें से कोई भी ट्राई सेलिंग दुकान भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थी। न केवल वे धोखेबाज नहीं थे, बल्कि उन्हें यह भी डर था कि ली किंगशुई उन्हें आपूर्ति करना बंद कर देगा। उन्होंने सहायक बिक्री कर्मचारियों से कहा कि वे ली किंगशुई को कहें कि वे जाकर सामान की अगली खेप का भुगतान ले लें। ली किंगशुई इस खबर को जू नेनियन के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थे। संयोगवश जू नेनियन स्थिति का पता लगाने के लिए आ रहा था। वह सीधे ली किंगशुई के स्टोर पर गई और जब ली किंगशुई ने उसे देखा तो उसने तुरंत जू नेनियन को इसके बारे में बताया। सच कहें तो जब जू नेनियन ने ऑर्डर की गई मात्रा देखी तो वह काफ़ी हैरान रह गई। 4300 यूनिट, ये बहुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने लोगों की पैसा कमाने के अवसर को भुनाने की उत्सुकता को कम करके आंका था। उसने सोचा था कि इस युग में अधिकांश लोग रूढ़िवादी होंगे। पता चला कि वही गलत राह पर थी, लेकिन दोबारा सोचने पर लगा कि यह सही था, वे पहले से ही रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी होने का मतलब था कि पहली बार जब ली किंगशुई उनसे बात करने गए तो उन्होंने आदेश लेने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब उन्होंने स्वयं देख लिया कि उत्पाद अच्छी तरह बिक रहा है और वे पैसा कमा सकते हैं, तो वे और इंतजार क्यों करेंगे। एक साथ इतने बड़े ऑर्डर से जू नेनियन थोड़ा चिंतित हो गया। दूसरी ओर ली किंगशुई ने जू नेनियन को 4300 यूएसओस के पैसे तुरंत दे दिए। जू नेनियन प्रति पीस 20 सेंट कमा रहे थे, जो कुल 860 युआन था। रेस्तरां से अर्जित धन और पिछले यूएसओ मुनाफे को जोड़कर जू नेनियन के पास अब 6000 युआन से अधिक की राशि थी। 1980 के दशक में इसे बहुत समृद्ध अस्तित्व माना जाता था। आखिरकार उस समय किसी काउंटी कस्बे में संभवतः 10,000 युआन वाले केवल 1 दर्जन या इतने ही घर थे। छोटे काउंटी शहरों में तो शायद इतनी संख्या में भी नहीं होंगे। जू नेनियन को अचानक लगा कि वह गर्व से फूलने वाली है। उसने अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए तुरंत अन्य चीज़ों के बारे में सोचा, जैसे कि जिनयू के साथ मुनाफे का आधा हिस्सा बांटने के बारे में सोचना। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, जू नेनियन ने पाया कि वह फिर से बहकने लगी है। वह और जिनयू जल्द ही अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले थे और तब तक न केवल जिनयू का पैसा उसका पैसा होगा, बल्कि वह खुद भी उसका होगा। ये युग बहुत लाभदायक था। जू नेनियन को लगा कि वह खुशी के आंसू रोने वाली है। नहीं नहीं, उसे अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अंततः खुद को शांत करते हुए जू नेनियन ने ली किंगशुई से कहा कि उसे 4300 यूएसओस प्राप्त करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि उसे अगले कुछ दिनों तक जिनयू के साथ अस्पताल जाना था। भले ही जिनयू अस्पताल में अकेले ठीक रहेगा, लेकिन वह पैसे कमाने के लिए उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। दूसरे दृष्टिकोण से सोचें तो यदि वह घायल होकर अस्पताल में भर्ती होती और जिनयू पैसा कमाने के लिए बाहर जाता, तो वह उसे मिनटों में ब्लैकलिस्ट कर सकती थी और किसी भी तरह से संपर्क करने से इनकार कर सकती थी। इसलिए वह केवल पैसा कमाने के लिए जिनयू की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। हालांकि ली किंगशुई थोड़ी निराश थी, लेकिन वह भी समझ गई। न केवल वह समझ गई, बल्कि उसने जू नेनियन को जल्दबाजी न करने के लिए दिलासा भी दिया। भुगतान प्राप्त करने के बाद जू नेनियन ने अस्पताल की एक और यात्रा की। इस बार जू नेनियन का सामना फिर से जिन रुयांग से हुआ, जिसके हाथ में बेलफूलों का एक गुच्छा था। जू नेनियन गुस्से में था। उसने उससे बेलफ्लावर छीन लिए, उन्हें जिन रुयांग पर फेंक दिया और फिर जिन यू के वार्ड की ओर भाग गया। कमरे में घुसते ही उसने गुस्से में जिन यू से शिकायत की, जिन यू, अस्पताल में एक विकृत व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। आपको भाई हुजी से उसे गिरफ्तार करवाने में मेरी मदद करवानी चाहिए, या हम पुलिस को बुला सकते हैं। क्या एक विकृत व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है? जिन यू, ये सुनकर कि एक विकृत व्यक्ति जू नेनियन का पीछा कर रहा है, सतर्क हो गया और उत्तेजना से उठ बैठा। वह कहाँ है? मैं एक नज़र मार लूंगा। वह अभी भी घायल था, इसलिए जू नेनियन ने स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है,
भाई हुजी का मेरे साथ नीचे आना ही काफ़ी होगा। जू नेनियन बहुत गुस्से में था। क्या आप इस आदमी पर विश्वास कर सकते हैं? वह बहुत सुंदर है और वह कुछ भी कर सकता है, फिर भी वह विकृत व्यक्ति बनना चाहता है। और ठीक है, उसका उपनाम भी आपके जैसा ही है, जिन यू। एक असंभव उत्तर उसके दिमाग में कौंध गया। ये सोचकर कि जिन यू जिज्ञासु है, जू नेनियन ने उससे कबूल किया। उसने मुझे अपमानजनक पत्र लिखे जिन पर जिन रुइयांग के हस्ताक्षर थे। जिन रुइयांग, जिन रुइयांग, जिन रुइयांग। जिन यू को अचानक महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान मनोदशा का वर्णन करने के लिए गड़गड़ाहट भी पर्याप्त नहीं थी। हालांकि जू नेनियन अभी भी असंतुष्ट होकर शिकायत कर रहा था। क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति विकृत है? न केवल वह विकृत व्यक्ति है, बल्कि उसने अपने पत्रों में जानबूझकर मेरा अपमान भी किया है, ये कहते हुए कि मेरी हंसी तुरही के फूल की तरह है। उसे नरक में भेजो। उसके पूरे परिवार की हंसी शायद तुरही के फूल की तरह दिखती है। तुम्हें पता नहीं, उसने जानबूझकर मुझे घृणास्पद बताया। कहा कि मेरे दांत चमकते हैं और जब मैं हंसता हूं तो मुझे दांतों की 2 पंक्तियां दिखानी चाहिए, वे सभी 28। क्या मैं उसके लिए एक राक्षस हूं? मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। और वह ये भी कहता है कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे डेट करना चाहता है। क्या इसे आप प्रेम पत्र कहते हैं? कौन सही सोच वाला व्यक्ति किसी की इस तरह से प्रशंसा कर सकता है, यहाँ तक कि मुझसे ये भी कह सकता है कि मेरी आंखें काली और सफ़ेद हैं? ये किस तरह का घटिया वर्णन है। ये व्यक्ति सिर्फ विकृत व्यक्ति नहीं है, वह शिक्षित विकृत व्यक्ति है, कूड़ा है। जितना अधिक जू नेनियन इसके बारे में सोचती, उतना ही वह क्रोधित होती जाती, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिन यू की अभिव्यक्ति कितनी अजीब हो गई थी। उसने जिन यू को पकड़ लिया और शिकायत के साथ कहा, आप मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बकवास लिख सकता है, निश्चित रूप से विकृत नहीं है, जो जानबूझकर मुझे घृणा करने की कोशिश कर रहा है? जिन यू का चेहरा हरे रंग की उग्र छाया से सफ़ेद रंग की स्तब्ध छाया में बदल गया, फिर बीमार हरे रंग में बदल गया, और अंत में जू नेनियन की डांट के कारण ये पीला और लाल हो गया। सुंदर चेहरा शीघ्र ही रंगों के मिश्रण से युक्त एक पैलेट की तरह हो गया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। रोष इसलिए था क्योंकि जू नेनियन ने एक विकृत व्यक्ति के बारे में बात की थी जो उसका पीछा कर रहा था। आश्चर्य इसलिए था क्योंकि वह विकृत व्यक्ति जिन रुयांग नाम का एक व्यक्ति था। वह इसलिए उदास हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति का जिन रुयांग पीछा कर रहा था वह उसकी अपनी पत्नी थी, और वह अनजाने में उसका साथी बन गया था। अंतिम पीलापन और शर्म से भरा आदान प्रदान इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रेम पत्र को उसने इतने आत्मविश्वास के साथ लिखा था, वह जू नेनियन की नज़र में वास्तव में एक अपमानजनक पत्र था, वह भी एक अशिक्षित पत्र। जिन यू को न केवल गहरा सदमा लगा, बल्कि उसकी इच्छा थी कि वह खुद को थप्पड़ मारकर मर जाए और फिर जिन रुयांग को अपने साथ घसीट ले जाए। अरे, उसने वास्तव में एक अन्य व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने में मदद की थी, और महिलाओं की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसने ये विचार भी अपनी पत्नी के मुंह से ही प्राप्त किए थे। उसकी जिंदगी को धिक्कार है। क्या इससे अधिक हास्यास्पद कुछ भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस जीवन में तो नहीं। जिन यू इतना क्रोधित था कि उसे जोर से गाली देने का मन हुआ। जू नेनियन अभी भी गुस्से में उन बकवासों को गिना रही थी जो जिन रुयांग ने उसके साथ की थी। इस व्यक्ति की सोच बीमार है। मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार उससे मिला था तो उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसका भाई एक पेड़ से गिर गया था, उसका पैर टूट गया था और उसे काटना पड़ा था, जिससे वह अर्धांगघात की स्थिति में पहुंच गया। उस समय मुझे उसके प्रति एक क्षण की सहानुभूति भी हुई, क्योंकि उसके भाई का नाम आपके नाम से केवल एक अक्षर अलग था। जरा ठहरिए। मध्य वाक्य में जू नेनियन ने अचानक जिन यू की ओर देखा। उसके अत्यंत द्वंद्वग्रस्त चेहरे को देखकर उसे संदेह हुआ कि वह क्या सोच रहा है। केवल इतना था कि उसकी अभिव्यक्ति हास्यास्पद और द्वंद्वपूर्ण थी। जू नेनियन के अचानक रुकने का कारण यह शापित संयोग था। उसकी क्रोध भरी भावनाएं शीघ्र ही जिज्ञासा में बदल गईं। उसने जिन यू की ओर देखा। जिन रुयांग ने कहा था कि उसके भाई, जिसने उसका पैर तोड़ा था, का नाम जिन शियाओयू है। आप अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और वह इसी अस्पताल में दिखाई देता है। सभी संयोगों ने एक आदर्श संरेखण बनाया। जू नेनियन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जिन यू को घूरते हुए, वह जिन रुयांग, वह वास्तव में आपका छोटा भाई नहीं हो सकता है ना? नहीं, आपके परिवार में सिर्फ आप ही हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, किसी ने वार्ड का दरवाजा जोर से खोला। आवाज उस व्यक्ति से पहले आई। जिन यू, तुम्हारे दादाजी, तुम मुझे क्या घटिया विचार दे रहे हो? मेरी सुंदरता नाराज हो गई और भाग गई। जिन रुयांग गुस्से से अंदर भागा और वार्ड के अंदर दोनों जोड़ी आंखें उसकी ओर देखने लगीं। जिन रुयांग अचानक वहीं जम गया। उसने कमरे में मौजूद दोनों लोगों को पहचान लिया, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को एक ही फ्रेम में एक साथ देखकर जिन रुयांग चौंक गया। उसे अपने विचारों को इकट्ठा करने में काफी समय लगा। फिर उसने गाली दी और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और जिन यू पर चिल्लाते हुए हमला किया। जिन यू, तुम्हारे दादाजी, तुमने मेरी सुंदरता को लेने की हिम्मत कैसे की? अर्थात उसे बहकाना।
उस समय जिन यू ने जिन रुयांग को देखा तो उसके माथे पर भी नसें फड़कने लगीं। जू नैनियन को यह समझने का समय भी नहीं मिला था कि क्या हो रहा है जब उसने जिन यू को अस्पताल के बिस्तर से एक तेंदुए की तरह छलांग लगाते और उस आदमी से लड़ते देखा जिसे वह विकृत समझती थी। उनकी हरकतें इतनी उग्र थीं कि हर इशारा ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को छत से नीचे गिरा देना चाहते हों। इसके अलावा दोनों के हाव भाव कुछ हद तक उग्र थे। जिन रुयांग ने लड़ते हुए शाप दिया, ये धोखा देने के लिए है, यह मेरी सुंदरता को छीनने के लिए है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, तुम काले दिल वाले कमीने। जिनयू भी उतनी ही गालियां दे रहा था। जिन रुयांग, तुम एक बेवकूफ़ हो, मेरी पत्नी के पीछे भागने के लिए, मेरी पत्नी पर नज़र रखने के लिए, विकृत होने के लिए, पीछा करने वाले होने के लिए। जब वे लड़ते थे तो ये सचमुच मुट्ठी से मांस की लड़ाई होती थी। जू नैनियन ने अपना दिल गले में दबाए हुए देखा। जिन रुयांग और जिनयू के बीच किस तरह का तालमेल था, यह न देख पाने के कारण और न ही यह जानने के कारण कि उनकी लड़ाई सामान्य थी, वह बुरी तरह डर गई। जिनयू की चोट के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से चिल्लाई, लड़ना बंद करो, तुम दोनों, इसे अभी बंद करो। इस समय दोनों पुरुषों की इच्छा थी कि वे एक दूसरे को जमीन पर गिरा दें और उन पर कुछ बार पैर रख दें। वे सिर्फ इसलिए रुकने वाले नहीं थे क्योंकि उसने कुछ शब्द चिल्लाए थे। जिन रुयांग का पैर जिनयू की छाती पर पड़ते देख जू नैनियन डर से पीली पड़ गई और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर जिनयू को गले लगा लिया। जिन रुयांग ने जू नैनियन को लगभग पीठ पर लात मार दी, तभी जिनयू अचानक दहाड़ा, लड़ाई बंद करो, इसे पकड़ो। जिन रुयांग का उठा हुआ पैर हवा में मजबूती से रुक गया। जिनयू ने जू नैनियन को पकड़ लिया और चिंता से पूछा, नैनियन, क्या तुम ठीक हो? जू नैनियन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं जब वह जिनयू को गले लगाने के लिए दौड़ी। जिनयू की आवाज़ सुनकर उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं, रोने के स्वर में कहा, जिनयू, लड़ना बंद करो, घाव से खून बह रहा है। जिनयू का दिल तुरंत पिघल गया। इस स्थिति को देखकर जिन रुयांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे, एक मिनट रुको, जिनयू, क्या तुमने वास्तव में धोखा दिया? जिनयू ने जिन रुयांग को नाराज़गी भरी नज़र से देखा, यह आपके चचेरे भाई की पत्नी है। उसकी? मेरे चचेरे भाई की पत्नी? जिन रुयांग चौंक गया। अरे, ये सही नहीं है, क्या मेरे चचेरे भाई की पत्नी नहीं है वह खूबसूरत काली औरत? जिनयू, जू नैनियन। 10 मिनट बाद एक नर्स जिनयू की पट्टी बदलने के लिए आए। जिनयू बिस्तर पर बैठ गया, जू नैनियन एक स्टूल पर बैठ गया और जिन रुयांग एक महान व्यक्ति की तरह उनके बगल में खड़ा था। जो कुछ हुआ उसे स्पष्ट करने के बाद जिन रुयांग स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से जू नैनियन की ओर देखा, तो आप जू नैनियन, जिनयू के साथी हैं। जू नैनियन को अब जिन रुयांग और जिनयू के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। जिनयू के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह किसी पर प्रहार करना चाहता हो। जिन रुयांग को गहरा सदमा लगा और उसने अपनी छाती ढकते हुए जिनयू से कहा, तुम मादरचोद, तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? तुमने तो मुझे उसका पीछा करने में भी मदद की, बेवकूफ़। जिनयू, जिसे एक ही दिन में 2 लोगों ने बेवकूफ़ कहा था। क्या बकवास है। अगर उसे पता होता कि जिस औरत का ये बदमाश पीछा कर रहा है वह उसकी पत्नी है, तो क्या वह मदद करता? किसी अन्य व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने में मदद करना, यह उसके जीवन की हमेशा के लिए शर्म की बात बन सकती है। स्पष्टीकरण के एक और दौर के बाद जू नैनियन को भी अंततः समझ आ गया। ये जानते हुए कि जिन रुयांग के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी और वह जानबूझकर उसका अपमान नहीं करना चाहता था, जू नैनियन को हालांकि आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे यह मजाकिया भी लगा। खासकर जब उसे पता चला कि तथाकथित अपमानजनक पत्र वास्तव में एक प्रेम पत्र था जिसे जिनयू ने उसे लुभाने के लिए जिन रुयांग को लिखने में मदद की थी, तो वह लगभग हंसते हंसते मर गई। तो जिनयू और जिन रुयांग ने देखा कि एक चमकदार जू नैनियन अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर लगातार हंस रही थी। जिन रुयांग ने एक नज़र डाली और जिनयू ने तुरंत उसे एक खतरनाक नज़र से घूरा जिससे उसे तीसरे पहिए जैसा महसूस हुआ। जिनयू ने अंततः अपनी बात रखी, हालांकि वह अभी भी अपने गुस्से को दबा रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जू नैनियन के सामने उसे खुद को संयमित करना पड़ा। जिनयू ने कहा, ये जानते हुए भी कि वह मेरी पत्नी है, क्या तुम फिर भी उसका पीछा करोगे? जिन रुयांग ने शर्मिंदा होकर एक सज्जनता भरी मुस्कान दिखाए और अपना चश्मा ऊपर उठाया, नहीं, मुझे आपकी महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात सुनकर जिनयू ने राहत की सांस ली। जिन रुयांग के शब्दों से संकेत मिलता है कि उनका तथाकथित स्नेह सच था, गहरा नहीं। जिन रुयांग के व्यक्तित्व को देखते हुए अगर उसने कभी किसी को दिल पर ले लिया, तो उसके अपने शब्दों में वह स्वर्ग के राजा की पत्नी को भी छीन लेगा। ऐसा नहीं था कि जिनयू उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, बात सिर्फ इतनी थी कि वह अपने अच्छे भाई जैसी ही महिला को पसंद नहीं करना चाहता था। जबकि जिनयू आभारी था, जिन रुयांग ने भी राहत की सांस ली। शुक्र है कि वह उस समय केवल उथला था और वास्तव में जू नैनियन के प्यार में नहीं पड़ा था, अन्यथा ये सिर्फ एक हास्यपूर्ण गलतफहमी नहीं बल्कि एक आपदा होती। यदि वह अपने अच्छे दोस्त की स्त्री के प्रेम में पड़ गया तो यह विचार ही उसके लिए गड़बड़ हो गया,
क्योंकि वह न केवल उसे छीनने में असमर्थ होगा, बल्कि उसे हर दिन उनके सामने अपने प्यार का प्रदर्शन भी सहना पड़ेगा। जू नैनियन ने ये समझते हुए कि उनके पास अभी भी चर्चा करने के लिए कुछ बातें होंगी, विचारपूर्वक कहा, मैं थोड़ी ताज़ी हवा के लिए बाहर जाऊंगा। तुम दोनों बातें करो। जैसे ही जू नैनियन वहां से चले गए, जिनयू और जिन रुयांग ने तुरंत ही अपनी आस्तीन चढ़ाकर एक और लड़ाई के लिए कमर कस ली। जिनयू जब घायल नहीं थे तो वह जिन रुयांग से थोड़ा बेहतर थे। चोट के बाद वह जिन रुयांग के मुकाबले का नहीं था, फिर भी उसका पलड़ा भारी था। जब भी जिन रुयांग उस पर मुक्का मारने वाला होता, जिनयू अपना घायल हिस्सा आगे कर देता, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। स्वाभाविक रूप से जिन रुयांग अपने घावों पर प्रहार नहीं कर सका, इसलिए लड़ाई निराशाजनक और संयमित थी। और इसके खत्म होने के बाद भी उसे जिनयू के घावों पर पट्टी बांधनी पड़ी। जिन रुयांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बूढ़ी माँ की तरह व्यवहार कर रहा था। जू नैनियन की उपस्थिति के बिना वे दोनों अनियंत्रित जुनून के साथ लड़े। काम खत्म करने के बाद जिन रुयांग ने खुद को शांत किया और पट्टियां और धुंध लेने के लिए नस के पास गए और जिनयू के घावों पर पट्टी बांधने के लिए वापस आए। जिनयू ने इसके बारे में सोचा और अभी भी महसूस किया कि उसके गले में कुछ अटक गया है। मदद नहीं कर सका और जिन रुयांग को फिर से लात मार दी। आपने ये भी अफवाह फैला दी कि मेरा पैर टूट गया था और मैं लकवाग्रस्त हो गया था। जिन शियाओयांग, क्या आप गंदगी खा रहे हैं? किसी लड़की का पीछा करने के लिए आप अपने भाई को इस तरह कीचड़ में घसीटते हैं। बस अपना मुंह बंद करो। तुमने शर्म की सारी भावना खो दी है। मानो या ना मानो, अगली बार जब मैं किसी लड़की का पीछा करूंगा तो मैं तुम्हारे बारे में और भी बुरा बोलूंगा। जिन रुयांग ने जिनयू के पैर को रोकने के लिए अपना हाथ घुमाया। तुमने खुद को चोट पहुंचाई है और अभी भी अपनी सीमाओं को नहीं जानते हो। मुझसे लड़कर दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो। जिनयू ने अपनी जीभ चटकाई। तुम मेरी पत्नी का पीछा करने की कोशिश करते हो और यहाँ तक कि मेरे टूटे हुए पैर के बारे में भी झूठ बोलते हो। क्या मुझे इसके लिए तुम्हें पीटना नहीं चाहिए? जिन रुयांग ने अपना चश्मा ऊपर उठाया। यदि आप मेरे पिता बनना चाहते हैं तो पहले अपने चाचा से पूछ लें कि क्या वह सहमत हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि वह आपकी पत्नी थी। क्या तुम मुझे उसका पीछा करने में मदद नहीं कर रहे थे? तो इस तर्क से तो आपको पहले खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। जिनयू इतना क्रोधित था कि उसका जिगर दुखने लगा। क्या ये सच नहीं था? वह सचमुच अभी अपने आप को 2 थप्पड़ मारना चाहता था। कैसी घटिया स्थितियां हैं। न केवल उनके बारे में बात करना शर्मनाक था, बल्कि वे उसे अविश्वसनीय रूप से मूर्ख भी बनाते थे। जिनयू ने एक पल सोचा, फिर जिन रुयांग से कहा, इस बारे में किसी और को मत बताना, समझे? तुम एक चिड़चिड़ी माँ की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? क्या आप इसे कभी जाने देंगे? जिन रुयांग ने अपनी पीठ पर एक सुंदर तितली गांठ बांधी और एक शर्मनाक मुस्कान प्रकट की। ठीक है, चिंता मत करो, मैं भी इससे शर्मिंदा हूं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिनयू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिन रुयांग ने उसकी पीठ पर एक शर्मनाक तितली गांठ बांध दी थी, और उसकी बात सुनकर उसने संतुष्ट स्वर में जवाब दिया, कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जिन रुयांग ने अपनी जीभ चटकाए, कुर्सी पर पैर क्रॉस करके आराम से बैठ गए और अपनी उंगलियों से अपनी ठुड्डी को सहलाया। लेकिन वास्तव में आपकी पत्नी क्यांगजी द्वारा दिए गए उपनाम पर खरी उतरती है। जिनयू ने भौहें उठाईं। क्या उपनाम? जिन रुयांग ने हल्की सी मुस्कान दी, स्वर्गीय अमर। ठीक समय पर जू नैनियन बाहर से अंदर आया। एक बार जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया और जू नैनियन को देखकर जिन रुयांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस तरह से उन्होंने सीधे जिनयू का नाम लिया था, उसके विपरीत उन्होंने विनम्रता से पुकारा, भाभी नमस्ते। उनकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन उनमें वह आकर्षण नहीं था जो आमतौर पर होता है। जू नैनियन को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने अभी अभी जिनयू के सामने उसे विकृत कहा था। नमस्ते। एक पुरुष होने के नाते जिन रुयांग जानता था कि पहले अजीब स्थिति को कैसे तोड़ा जाए। वह धीरे से मुस्कुराया, भाभी चलो पहले जो हुआ उसे गलतफहमी मान लेते हैं। इस पर ध्यान मत दो। वह उसका पीछा करने की घटना का जिक्र कर रहे थे। जू नैनियन ने ठीक है कहकर स्वीकार किया और साथ ही उस दिन पहले उन पर फूल फेंकने के लिए माफ़ी भी मांगी। जिनयू उन दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए देख रहा था। जिन रुयांग की आवाज़ धीमी होती जा रही थी और जू नैनियन को अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि वह थोड़ा शर्मा भी रहा था। अचानक उसे अप्रसन्नता महसूस हुई। बस अब बहुत हो गया, अब बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। उसके शब्द जिन रुयांग की ओर इशारा कर रहे थे। जू नैनियन ने हैरान होकर जिनयू की ओर देखा, तुम उसे जल्दी से बाहर क्यों ले जा रहे हो? जिनयू को तुरंत निराशा महसूस हुई, जबकि जिन रुयांग मन ही मन हंसना बंद नहीं कर सका। बूढ़े भिक्षु का वसंत सचमुच आ गया था, उसे ईर्ष्या भी होने लगी थी। जिन रुयांग ने हंसते हुए कहा, वह अब उस जोड़े को परेशान नहीं करना चाहता था। एक सुंदर मुस्कान के साथ उसने जू नैनियन को आंख मारते हुए कहा, भाभी तो मैं विदा लेता हूँ।
क्योंकि उनका रूप और आचरण शू नैनियन की आदर्श पुरुष छवि से पूरी तरह मेल खाता था। जब गलतफहमियां दूर हो गईं और उनका इतना परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन तथा उनकी एक आंख की मुस्कान देखकर जू नैनियन क्षण भर के लिए बेहोश हुए बिना नहीं रह सके। वह बहुत ही सुंदर था, इतना कि किसी के भी पैर कमजोर पड़ जाएं। वह थोड़ा हकलाते हुए बोली, ठीक है, अच्छा, फिर कभी आइएगा। जिन्यू ईर्ष्या से लाल हो गया, कैबिनेट से एक कप उठाया और चिल्लाया, क्या आप जा रहे हैं या नहीं? जिन रुयांग पूरे समय जिन्यू के साथ हवा की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह उसकी धमकियों को नज़रअंदाज नहीं कर सका। इसलिए मुस्कुराते हुए उन्होंने जू नैनियन से कहा, तो फिर भाभी, अलविदा। जू नैनियन ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा, बल्कि मुड़कर जिन्यू की ओर चल दिया। जू नैनियन की नज़रों से ओझल होकर जिन रुयांग बाहर निकल गया और खुशी खुशी बाहर निकलने से पहले जिन्यू को बीच वाली उंगली दिखाने के लिए वापस अंदर आया। जिन्यू, वह सोचता था कि यदि वे सभी महिलाएं उसके प्रति मोहित हो जाएं, तो क्या वे ऐसा ही करती रहेंगी यदि वे उसके इस पक्ष को जान लें। वह एक जानवर के अलावा कुछ नहीं था। जिन रुयांग के जाने के बाद जू नैनियन ने कूड़ेदान में फेंकी गई नई पट्टियां और धुंध देखी, जो बहुत सारे खून से सनी हुई थी। तभी उसने जिन्यू की पीठ पर विशाल और सुंदर धनुष देखा। जू नैनियन मूल रूप से इस बात से नाराज थी कि जिन्यू ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए जिन रुयांग के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन उस धनुष को देखकर वह हंसी से खुद को रोक नहीं सकी। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह जिन रुयांग की कारीगरी थी। वास्तव में धनुष बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ था। जू नैनियन इतनी जोर से हंसी कि वह अपनी पीठ सीधी नहीं कर सकी, और जिन्यू पूरी तरह से चकित होकर उसे कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और हैरान होकर पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? फफ, कुछ नहीं, मैं नहीं हंसा। फफट। जिन्यू, उसकी पानी भरी खुबानी आंखें स्पष्ट रूप से उसकी पीठ पर टिकी हुई थीं, और जिन्यू के लिए ध्यान न देना मुश्किल था। उसने पीछे हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि उसकी पीठ पर अतिरिक्त पट्टी बंध गई है। जिन्यू ने बस खिड़की की ओर पीठ कर ली और अपने कंधे के ऊपर से देखा। खिड़की में धनुष का प्रतिबिंब देखकर जिन्यू का चेहरा काला पड़ गया और उसने दांत भींचकर कहा, जिन रुयांग, तुम छोटे छोकरे। यह महसूस करते हुए कि उसकी पोल खुल गई है, जू नैनियन अंततः अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सकी और जोर से हंस पड़ी। जिन्यू उसकी कमर को पकड़े हुए, हंसते हुए और कांपते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी, जिससे वह खुश और परेशान दोनों हो गया। जू नैनियन को लगा कि जिन्यू दिन प्रतिदिन अधिक आकर्षक होता जा रहा है। अपनी लिखी तथाकथित प्रेम कविताओं को याद करते हुए जू नैनियन मजाक करने से खुद को नहीं रोक सके। बेहतर होगा कि आप मेरे लिए कभी प्रेम कविताएं न लिखें, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फफ। मांस में तीर चुभने की आवाज़ सुनकर जिन्यू को लगा जैसे उसकी छाती में तीर लग गया हो। तारांकन। उधर वुलेन को जब पता चला कि उसका बेटा घायल हो गया है, तो वह अस्पताल जाते हुए पूरे रास्ते रोती रही और जोर देकर कहती रही कि जिन नांदोंग उसे ले जाए। वह सिर्फ रोई नहीं, वह विलाप करने लगी और कोसने लगी, ये सब तुम्हारा दोष है, सब तुम्हारा दोष है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे परिवार के पास धन या शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन आपने हमारे बेटे को अपने संगठन में शामिल करने पर जोर दिया और यहाँ तक कि उसे सबसे खतरनाक विशेष बल इकाई में भी नियुक्त किया। मुझे बताए, हमारे बेटे को अब तक कितनी बार चोट पहुंचाई गई है, श्रीमान जिन? मैं आपको बता दूं, अगर हमारे बेटे के साथ कुछ भी गंभीर हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये यही खत्म होना चाहिए। तलाक, मुझे तलाक चाहिए। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, हमें तलाक लेना होगा। वुलेन खुद से बाहर थी। यदि आप तलाक के लिए सहमत होने से इनकार करते हैं तो मैं एक संबंध बनाऊंगी, आपको पहनने के लिए हरी टोपी दूंगी और आपको मरने तक पछतावा करूंगी। उनके बेटे को गंभीर चोटें लगे हुए 10 दिन से अधिक समय हो चुका था और अब जाकर जिन नांदोंग और वुलेन को इसकी जानकारी मिली। जब तक उन्हें पता चला तब तक सभी लोग कह चुके थे कि जिन्यू का नाजुक दौर गुजर चुका है और अब वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इसके अलावा उनके काम के दौरान कुछ चोटें लगने से क्या होता है? कौन घायल नहीं हुआ है? देश के लिए, लोगों के लिए चोट लगना, ये सम्मान की बात है। उन्होंने अपना वर्तमान पद घावों से भरा शरीर इकट्ठा करके अर्जित किया था। जब तक कोई मरा नहीं है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि वह ये भी जानता था कि एक मां के रूप में वुलेन निश्चित रूप से उससे अलग महसूस करेगी, क्योंकि वह सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि जिन्यू के समान ही काम करने वाला एक सक्रिय सदस्य था। उनके दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से भिन्न थे। यही कारण है कि उसने वुलेन को अपने ऊपर चिल्लाने और बड़बड़ाने दिया। लेकिन वुलेन जितना अधिक बोलती गई वह उतनी ही अधिक अपमानजनक होती गई। तलाक एक चक्कर है, हरी टोपी पहने हुए वह चाहती है। जिन नांदोंग अचानक चिल्लाया, बस, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हर कोई कहता है कि जिन्यू ठीक है ना? जिन्यू ने ये पेशा चुना और घायल होना अपरिहार्य है। इसके अलावा यह उसकी पसंद थी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। आपको गुस्सा दिखाने के बजाय अपने पति और बेटे पर गर्व महसूस करना चाहिए।
जिन नांदोंग ने अपनी बात कहने के बाद यह मान लिया कि उनका तर्क सही था। ये देखकर कि वुलैन अब कोई तमाशा नहीं कर रही है, उसे उपलब्धि का एहसास हुआ, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को वश में कर लिया था। लेकिन अगले ही पल वुलैन ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, तुमने वास्तव में मुझ पर चिल्लाया था। सिसकियां सिसकियां और भी अधिक हृदय विदारक सिसकियां भरने लगी। जिन्नांदोंग घबरा गई और अपने आंसू पोंछने के लिए लड़खड़ाई, जियोलैन, रोना बंद करो, मैं गलत थी, ठीक है। वुलैन, सो, तुम मुझ पर चिल्लाए, तुम सचमुच मुझ पर चिल्लाए। जिन्नांदोंग ने चिंतित होकर जवाब दिया, मैंने नहीं किया। वुलैन रोती रही, तुमने निश्चित रूप से किया। उसे वास्तव में व्यथित देखकर जिन्नांदोंग ने असहाय होकर उसे सांत्वना दी, ठीक है, मैंने किया। ठीक है, अब रोना बंद करो। लेकिन वुलैन की चीखें तेज हो गईं, वह विलाप और सिसकियां लेने लगी, तुमने इसे स्वीकार कर लिया, तुमने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। तुमने मुझ पर चिल्लाया था, मेरी बेचारी बच्ची, मेरी बदकिस्मत जिंदगी, माँ को ऐसे आदमी से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें ऐसा पिता पाने की अनुमति देना। सिस्क। उस समय जिन्नांदोंग, एक महिला का अतार्किक व्यवहार वास्तव में युद्ध के मैदान में सबसे कठिन दुश्मन से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं आप ये बता सकते हैं कि आपने कब अप्रत्याशित रूप से किसी दुखती रग पर चोट कर दी। जिन्नांदोंग ने खुद को असहाय महसूस किया, फिर भी उन्हें स्थिति कुछ हद तक मनोरंजक लगी, जबकि ड्राइवर, जो गाड़ी चला रहा था, मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसे अपनी हंसी को दबाना पड़ा, अन्यथा उसे बाद में परिणाम भुगतने पड़ते। वुलैन के रोने के बाद उसने विशेष रूप से शांत व्यवहार के साथ अपनी आंखें पोंछीं। फिर उसने कहा, श्रीमान जिन, मैंने सुना है कि हमारा बेटा काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मैंने इसके बारे में सोचा है और मैं आपको दोष नहीं दे सकता। आखिरकार यह हमारे बेटे की अपनी पसंद थी। क्या हम अपने बेटे की पसंद का कुछ खाना खरीद लें और रास्ते में उसे खा लें? मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और मुझे बहुत भूख लगी है। जिन्नांदोंग, आंतरिक विचार, तो आप जानते थे कि आपका बेटा लगभग ठीक हो गया है और आप जानते थे कि यह उसका अपना निर्णय था। आपके पास अभी भी नाश्ते के बारे में सोचने की भूख है, फिर यह सब नखरे किस लिए थे? बेशक, जिन्नांदोंग ने केवल इन विचारों को अपने मन में सोचने का साहस किया। यदि वह वास्तव में इन्हें जोर से कहे तो वुलैन कुछ ही मिनटों में 360 अलग अलग रोने की शैलियों का प्रदर्शन कर सकता है। नाश्ते के बाद वुलैन ने अपने बेटे के लिए केवल दिखावे के लिए 1 पाउंड सेब खरीदे और उन्हें अस्पताल ले गई। जू नेनियन वार्ड में नहीं थी, वह पहले ही वापस जा चुकी थी। वार्ड में केवल जिनयू ही था। जिनयू को देखने के बाद वुलैन ने उनसे जू नेनियन के साथ उनके रिश्ते के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। वुलैन को अभी भी याद है कि जिन यू ने उसे जू नेनियन का नाम जू जियाओ बताया था। इसलिए जैसे ही उसने बात की, उसने पूछा, ठीक है बेटा, तुम्हारे और जियाओ के बीच चीजें कैसी हैं? जियाओ नाम सुनकर जिनयू की प्रतिक्रिया पहले थोड़ी धीमी थी। वुलैन के जिज्ञासु भाव को देखकर उसे पिछली गलतफहमी याद आ गई और उसने बेचैनी से कहा, उसका नाम जू जियाओ नहीं, बल्कि जू नेनियन है। जियाओ उसका विशेष नाम था। वुलैन तुरंत उलझन में पड़ गई, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि उसका नाम जू नेनियन नहीं, बल्कि जू जियाओ था? जिनयू ने बिना शर्माए या हौंफते हुए वुलैन को समझाया, मैंने कहा था कि उसका नाम जू नेनियन है, जू जियाओ नहीं। तुम्हें गलत याद आया। सचमुच। वुलैन ने भ्रम में अपने माथे पर थपकी दी, ये सोचकर कि उसकी याददाश्त और भी खराब होती जा रही है। जिन्नांदोंग ने अपने बेटे को अपनी बातों से अपनी पत्नी को घुमाते हुए देखा और जिनयू को अप्रसन्न दृष्टि से देखा। जिनयू ने खुद को बंद रखा, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा। वुलैन को होश आया और उसने पूछना जारी रखा, तो नेनियन के साथ सब कैसा है? चूंकि उसका अपना बेटा थोड़ा मूर्ख था, वुलैन वास्तव में चिंतित थी कि जिनयू को यह नहीं पता होगा कि जू नेनियन के साथ ठीक से कैसे पेश आना है। खासकर इसलिए क्योंकि वह हमेशा दिल के मामलों के प्रति उदासीन रहे थे। ये सवाल पूछने के बाद वुलैन ने पहले से ही इस संभावना के लिए खुद को तैयार कर लिया था कि जिनयू कह सकता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं या वह सगाई भी रद्द करना चाह सकता है। उसे आश्चर्य हुआ जब जिनयू ने अचानक एक बम गिरा दिया। नियानियन और मैं पहले अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, जिनयू ने घोषणा की, मानो वह उसे अगले जीवन में चौंकाने के लिए दृढ़ था। वुलैन तुरंत चौंक गई, तुमने क्या कहा? कौन सा प्रमाण पत्र? जिनयू ने अपने होंठ भींचे, बिल्कुल वही जो तुमने सुना। नेनियन और मैं विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम विवाह समारोह नहीं करेंगे। ये वुलैन को अपने कानों पर शक हुआ और वह अपने पति की ओर देखने लगी, श्रीमान जिन, क्या यह मैं हूं जिसने गलत दवा ले ली है, या ये हमारा बेटा है? जिन्नांदोंग, जिनयू, आपने गलत दवा नहीं ली। मैं नेनियन से शादी करने जा रहा हूं। हम विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
मैंने पहले ही हुजी से विवाह रिपोर्ट जमा करवा ली है और जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं नेनियन से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योजना बना रही हूँ। उसकी मंगेतर बहुत लोकप्रिय थी और जिनयू को लगा कि उसे मजबूती से पकड़ना होगा, अन्यथा देर सवेर कोई टॉम, डिक या हैरी उस पर अपनी नज़रें गड़ा देगा। निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद वुलैन सदमे में थी, जबकि जिन नांदोन काफ़ी शांत दिखाई दिए। उन्होंने जिनयू से केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम गंभीर हो? जिनयू ने दृढ़ता से कहा, मैं एक पुरुष के रूप में अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की कसम खाता हूं कि मैं अपने जीवन के बाकी समय में उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इन मार्मिक शब्दों से वुलैन खुश हो गई, लेकिन फिर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आपका क्या मतलब है, उसके साथ केवल अच्छा व्यवहार करें? तुम्हारी माँ के बारे में क्या? उसने जिनयू के सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा। तारांकन, जू नेनियन अभी भी इस बात से अनजान था कि अस्पताल में क्या हो रहा था। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वुलैन वापस आ गया था। क्योंकि जिनयू ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उल्लेख किया था, वुलैन ने जिन नांदोंग के साथ संगठन में वापस जाने से इनकार कर दिया और सीधे आंगन में भाग गई। इस बीच जू न्यान्यान लियूयूसु बनाने में व्यस्त था। उसने ली किंगशुई द्वारा मांगे गए सभी 4300 लियूयूसु को एक साथ उत्पादित करने की योजना बनाई। सिर्फ 4300 ही नहीं, बल्कि जू नेनियन ने एक बार में पूरे 10,000 लियूएसु बनाने का निर्णय लिया ताकि किसी भी समय आपूर्ति के लिए स्टॉक तैयार रहे। पूरे परिवार ने इस कार्य में मदद की, केवल जू जिचेंग ही अपवाद थे। यहाँ तक कि चेन शियाओरो और झाओ पांग को भी मदद के लिए बुलाया गया। इन्हें बनाने में उन्हें पूरे 3 दिन लगे। हमेशा की तरह उन्होंने झाओ पैंग से गेंदें भरवाईं। इससे पहले जब झाओ पांग को स्टो के लिए कर्मचारियों की भर्ती का काम सौंपा गया था तो उन्होंने वास्तव में 2 अच्छे लोगों की भर्ती की थी। दोनों का चयन यान कुइहुआ ने किया था और वे लगभग उसी उम्र के थे। शू नेनियन को लगा कि वे भी उसकी माँ के जैसे ही हैं, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था, जिससे किसी भी बुरी मंशा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दोनों बहनों का उपनाम वांग था, इसलिए जू नेनियन उन्हें बस चाची वांग और दूसरी चाची वांग कहकर बुलाते थे। अब दुकान मूल रूप से यान कुइहुआ द्वारा किनफैंग और 2 चाची वांग की मदद से चलाई जाती थी, जबकि जू सिसी सप्ताहांत में मदद करने के लिए आती थी। जू जिकियांग अभी भी भुगतान एकत्र करने के प्रभारी थे, लेकिन जू नेनियन ने योजना बनाई थी कि जब उनका नियोजित व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो जू दावेई उनके कर्तव्यों को संभाल लेंगे। चूंकि जू दावेई अपना पूरा दिन घर पर ही बिताते थे, इसलिए कुत्ते को टहलाने के अलावा उनकी एकमात्र गतिविधि नगण्य थी। अपने गृहनगर में वापस आकर वह कम से कम लकड़ी तो काट सकता था, लेकिन अब उसे कोई भी काम मिलना मुश्किल हो गया था। सौभाग्य से जू दावेई ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और वह बुनियादी लेखांकन में सक्षम था, यहाँ तक कि जू जिकियांग से भी बेहतर। चूंकि काउंटर पर पैसे इकट्ठा करने के लिए किसी शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये जू दावेई के लिए एकदम सही था। क्योंकि डू वेनवेन का पारिवारिक रेस्तरां दूसरी गली में चला गया था, इसलिए शू नेनियन की दुकान धीरे धीरे अपनी पूर्व समृद्धि हासिल करने लगी। डू वेनवेन के परिवार ने अपनी दुकान को दूसरी गली में स्थानांतरित कर दिया था और उसका नाम बदलकर जूस बीफ टेलो नूडल्स रख दिया था। जू नेनियन ने अपने रेस्तरां में अपनी बटर सॉस और गुप्त शोरबा की आपूर्ति भी शुरू कर दी। जू नेनियन को पता था कि उसके बटर सॉस और गुप्त शोरबे के साथ डू वेनवेन का व्यवसाय निश्चित रूप से अच्छा चलेगा। उन्होंने उनसे 30% लाभ का हिस्सा लिया तथा उन्हें अपने पारिवारिक व्यवसाय का फ्रेंचाइजी माना। जू नेनियन ने उनसे अपनी दैनिक आय का रिकॉर्ड रखने को कहा, जिसकी जांच वह लाभांश इकट्ठा करते समय करती थीं। बेशक जू नेनियन को उनकी कमाई में हेराफेरी का डर नहीं था। सड़क पर आने जाने वाले लोगों और दुकान के आकार के आधार पर उन्होंने एक न्यूनतम मानक तय कर दिया। पहले महीने में उन्हें कम से कम 100 युआन की औसत दैनिक आय सुनिश्चित करनी थी तथा दूसरे महीने से यह आंकड़ा दोगुना होकर 200 युआन प्रतिदिन तक पहुंचना था। बेशक इन आंकड़ों में लागत शामिल नहीं है। यदि वे इन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे तो वह उन्हें मक्खन सॉस और गुप्त शोरबा प्रदान नहीं करेगी और डू वेनवेन को अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए उसे मुआवजा भी देना होगा। मानकों को पूरा करने के लिए डू वेनवेन का परिवार निश्चित रूप से बिक्री में अतिरिक्त प्रयास करेगा। इसलिए यदि वे आंकड़े गढ़ भी लें तो भी वे उनके द्वारा निर्धारित मानकों से नीचे गिरने का साहस नहीं कर सकेंगे। जहां तक अतिरिक्त लाभ की बात है, यदि वे वास्तव में लालची होना चाहते हैं तो वे अपना हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन दुकानों की जगह और पैदल यातायात को देखते हुए वे निर्धारित मानकों से अधिक हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जू नेनियन इस संबंध में खुद को काफ़ी निर्दयी समझती थी। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद उन्होंने डू वेनवेन और चेन शियाओरो को मक्खन सॉस और गुप्त शोरबा बनाने का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। इन वस्तुओं का स्वाद वास्तव में धारा के पानी के बिना अलग होता, हालांकि जू नेनियन धारा के पानी का रहस्य नहीं बता सकते थे। इस प्रकार दर्जनों बार प्रयोग करने के बाद वह एक समाधान पर पहुंची और अंततः सफल हुई। उन्होंने स्टार्च को चिकन की चर्बी और पानी के साथ लगातार उबाला और उसमें और पानी मिलाया जब तक कि वह जेली जैसा मुलायम ब्लॉक नहीं बन गया, जिसे उन्होंने फिर ठंडा किया।
धारा के पानी के लगातार मिलते रहने के कारण पानी की सांद्रता अधिक हो गई थी, इसलिए उसने जेली को नाखून के आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जो 1 सेंटीमीटर मोटे थे। तैयारी के बाद जहां भी पानी डालने की जरूरत होती वह सीधे बर्तन में छोटे जेली के टुकड़े डाल देती। इस प्रकार से प्राप्त स्वाद नदी के पानी से छानने पर प्राप्त स्वाद के समान ही था, केवल अंतर यह था कि रंग उतना चटकीला नहीं था जितना कि केवल नदी के पानी से छानने पर होता। अब जू नेनियन के पास 6,000 युआन से अधिक धनराशि थी, इसलिए उसने डिपार्टमेंटल स्टोर जाकर एक फ्रीजर खरीदने का निर्णय लिया, विशेष रूप से नदी के पानी से बने छोटे जेली ब्लॉकों को रखने के लिए। हालांकि चून की पानी में थोड़ी मात्रा में स्टार्च मिलाया गया था, इसलिए स्टार्च पानी के साथ मिलते ही मीठा हो गया। सौभाग्य से मिठास बहुत अधिक नहीं थी और जब इसे नदी के पानी के साथ मिलाया गया तो हल्की मिठास में ताजगी का एहसास हुआ। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि मक्खन सॉस और गुप्त शोरबा बनाते समय उसमें एमएसजी न मिलाया जाए। फ्रीजर खरीदने के बाद जू नेनियन ने 900 युआन से अधिक खर्च कर दिए, जिसके कारण वह पैसे देने में बहुत अनिच्छुक हो गई। उस युग में पैसा मूल्यवान था और 900 युआन से अधिक कीमत वाला फ्रीजर बहुत महंगा माना जाता था। फिर भी यह उस समय की सामान्य बात थी, क्योंकि जितनी उन्नत तकनीक होती थी कीमतें उतनी ही अधिक होती थीं। जब फ्रीजर आया तो जू डोयू और जू जेचेंग रोमांचित हो गए और उत्सुकता से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जू डोयू ने यह भी पूछा, बहन, क्या इसका मतलब यह है कि हम खाने के लिए आइस पॉप बना सकते हैं? जू नेनियन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका छोटा भाई डोयू सचमुच भोजन का शौकीन है। हर बात उसे भोजन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। डोयू, अगर तुम्हें आइस पॉप चाहिए तो मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी, जू नेनियन ने हंसते हुए कहा। इस पर जू डोयू और जू जेचेंग दोनों बहुत खुश हुए। उसने सोचा था कि वह कुछ और समय तक टिक सकेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ली किंगशुई 2 दिनों से भी कम समय में और सामान लेने आ गया। जू नेनियन तुरंत आश्चर्यचकित हो गई, बहन किंगशुई, क्या वे शहर की दुकानों में इतनी तेजी से बिक रहे हैं? जू नेनियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। शहर के उपभोग स्तर को देखते हुए प्रतिदिन 500 की बिक्री करना अकल्पनीय था। आखिरकार एक दुकान को छोड़कर जिसने केवल 300 का ऑर्डर दिया था, बाकी ने 5 से 600 के बीच ऑर्डर दिया था। भले ही उसकी लियुएसू इतनी स्वादिष्ट थी, लेकिन पैदल यातायात और औसत खपत के स्तर को देखते हुए एक साथ इतनी सारी चीजें बेचना असंभव था। ली किंगशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? ये शहर की दुकानों में नहीं, बल्कि मेरे परिवार की दुकान और उपनगरों की 3 दुकानों में है। इसके अलावा मुझे उपनगरों में दूसरी दिशा में एक और साझेदार दुकान मिल गई। क्या आपने यह नहीं कहा था कि हमें मात्रा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है? ठीक इसी तरह पिछले दिन जो स्टॉक उपलब्ध कराया गया था वह पहले ही बिक चुका है और वे मुझे जल्दी से ऊपर आकर और सामान लाने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर जू नेनियन को थोड़ी राहत महसूस हुई, तो स्थिति ऐसी ही थी। यदि शहर की हर दुकान में सचमुच एक दिन में 500 से अधिक लियुएसू बिकती तो वह बहुत उत्साहित होती। 5,700 लियुएसू शेष रहने पर जू नेनियन ने सीधे कहा, बहन किंगशुई, मेरे पास अभी भी 5,700 हैं, देखें कि क्या आप उन सभी को ले सकती हैं। जरूर, बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर कि जू न्यानियान के पास 5,700 तैयार लियुएसू हैं, ली किंगशुई इससे अधिक खुश नहीं हो सकी। यद्यपि उपनगरों की 4 दुकानें इतनी मात्रा में सामान नहीं ले सकती थीं, फिर भी वह उन्हें अपनी दुकान में वापस रख सकती थी, क्योंकि उत्पाद खराब नहीं होते थे। इसके अलावा ली किंगशुई ने इस अवधि के दौरान जू नेनियन का अनुसरण करके अच्छी खासी कमाई कर ली थी, इसलिए उसके पास स्टॉक करने के लिए पूंजी की कमी नहीं थी, इसलिए वह खुशी खुशी सहमत हो गई। ली किंगशुई मुस्कुराए, न्यानियन, ऐसा लगता है कि लियुएसू के लिए बाजार खुल गया है ना? जैसे ही जू नेनियन ने यह सुना, उसे पता चल गया कि वह क्या संकेत दे रही थी। बहन किंगशुई, क्या आप मूंग की दाल के केक के बारे में बात कर रही हैं? मैंने अभी अभी इसका जिक्र किया और आप पहले से ही जानते थे, चतुर। ली किंगशुई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मूंग की दाल के केक काफ़ी अच्छे होते हैं। नानचेंग में लंबी गर्मियों के साथ अगर मूंग की फलियों के केक गर्मियों में पेश किए जाते हैं तो वे निश्चित रूप से लियुएसू से बेहतर बिकेंगे, आपको क्या लगता है? जू नेनियन वास्तव में इस मुद्दे पर विचार कर रहे थे, लेकिन मूंग की दाल के केक बनाने की प्रक्रिया अधिक जटिल थी और बिक्री के लिए कोई क्रीम उपलब्ध नहीं थी। फ्रॉस्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसे ये काम स्वयं ही करने होंगे। भले ही वह स्वयं ये काम न करे, उसे श्रमिकों को काम पर रखना पड़ेगा। इस पर विचार करने के बाद जू नेनियन ने स्थिर रूप से आगे बढ़ने का फैसला किया और इसके अलावा लियुएसू को निश्चित रूप से अब बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। बाजार पहले से ही आधा खुला हुआ था। जू नेनियन निश्चित रूप से केवल नानचेंग काउंटी के छोटे से काउंटी से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लियुएसू ने अच्छी शुरुआत की थी और उसकी कीमत भी ऊंची थी, इसलिए केवल एक छोटे से काउंटी पर निर्भर रहने से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता था।
उसे बाहर की ओर विस्तार करना था। हाल ही में वह यही योजना बना रही थी। जिनयू से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वह कार्रवाई शुरू कर देगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात प्रारंभिक तैयारियां शुरू करना था। कम से कम उसे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा जिन्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। ये परवाह न करने की बात नहीं थी, बल्कि कार्य को सक्षम लोगों को सौंपने की बात थी। उदाहरण के लिए, बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी के लिए उसे पहले चेन शियाओरो और डू वेनवेन को सिखाना पड़ा। इसलिए इस पर विचार करने के बाद जू नेनियन ने फिर भी ली किंगशुई से कहा, बहन किंगशुई, मूंग की दाल के केक के साथ कोई जल्दी नहीं है, मुझे अन्य काम निपटाने हैं। ये सुनकर हालांकि ली किंगशुई को यह अफसोस की बात लगी, उसने कुछ और नहीं कहा और केवल असहाय होकर आहें भर सकी। ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए मैं अभी आपको इस मुद्दे पर परेशान नहीं करूंगी। ली किंगशुई को खुश करने के बाद जू नेनियन ने डू वेनवेन और चेन शियाओरो को बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी बनाना सिखाने की योजना बनाई। चेन शियाओरो को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि जू नेनियन उसे बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी बनाना सिखाने जा रही है। हालांकि अपने परिवार के अलावा जू नेनियन को व्यक्तिगत भावनाओं को व्यवसाय के साथ मिलाना पसंद नहीं था। व्यवसाय में भले ही वह इस समय में चेन शियाओरो की एक व्यक्ति के रूप में सराहना करने लगी थी, लेकिन जब बात गुप्त नुस्खे की आई तो जू नेनियन लापरवाह नहीं हो सकती थी। विशेषकर पेटेंट कानून की घोषणा से पहले वह बिना सुरक्षा उपायों के किसी को भी गुप्त नुस्खा सौंपने का साहस नहीं कर सकी। इसलिए चेन शियाओरो को पढ़ाने से पहले जू नेनियन ने जानबूझकर उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसने चेन शियाओरो से 10 साल तक उसके लिए काम करने की गारंटी मांगी और गुप्त नुस्खा का खुलासा नहीं करने की मांग की, अन्यथा उसे 5 लाख का जुर्माना देना होगा। चेन शियाओरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वह डू वेनवेन से भी अधिक खुले विचारों वाली थी और हस्ताक्षर करने के लिए अधिक उत्सुक थी। सबसे पहले उसने महसूस किया कि जू नेनियन द्वारा प्रस्तावित वेतन बहुत अधिक था, इसलिए उसके पास उसके लिए काम जारी न रखने का कोई कारण नहीं था। दूसरे, उसके अपने सिद्धांत थे, वह स्वयं रहस्य उजागर करने का कार्य नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि जू नेनियन के उल्लेख के बिना भी नहीं। तीसरा, जू जिकियांग को अपने दिल में रखते हुए वह स्वाभाविक रूप से जू नेनियन के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। अतः निष्कर्षतः 500,000 युआन का अनुबंध उल्लंघन जुर्माना, जो भयावह लग रहा था, उसके लिए बेकार कागज था। दुकान को अभी भी व्यवसाय करने की आवश्यकता थी और वह बाहरी लोगों को अनिश्चित काल तक घर पर नहीं रहने दे सकती थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद जू नेनियन ने बाहर रसोई घर वाला एक घर किराए पर लेने का फैसला किया और डू वेनवेन और चेन शियाओरो को वहां बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी शोरबा बनाना सिखाया। उन दोनों के पास काफ़ी पाक कौशल था, वे बहुत समझदार थे और मसालों की मात्रा को नियंत्रित करने में भी काफ़ी अच्छे थे, जिससे जू नेनियन की शिक्षा बहुत सहज हो गई। हालांकि चाहे वह बेसिक सीक्रेट रेसिपी शोरबा हो या बटर सॉस, दोनों में ही सावधानीपूर्वक खाना पकाने के कौशल की आवश्यकता होती है। पकवान जितना अधिक स्वादिष्ट होता है, उसमें उतनी ही अधिक बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चाहे वह गर्मी पर नियंत्रण हो या मसाले की मात्रा, थोड़ा सा भी विचलन स्वाद में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। जब डू वेनवेन ने जू नेनियन को जमे हुए नाले के पानी का जेल निकालकर बर्तन में डालते देखा तो वह दंग रह गई। इस मिश्रण के कारण चाहे वह बटर सॉस के लिए हो या बेसिक सीक्रेट रेसिपी शोरबा के लिए, स्वाद में काफ़ी सुधार हुआ। अचानक डू वेनवेन क्रोधित हो गया, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमें सभी गुप्त नुस्खे सिखाएंगे? गुप्त नुस्खे के अंदर एक गुप्त नुस्खा क्यों छिपा है? वह उस जमे हुए ब्लॉक की ओर इशारा कर रही थी जिसे जू नेनियन ने डाला था। हालांकि चेन शियाओरो ने कुछ नहीं कहा, उसने बिना जवाब दिए वही किया जो जू नेनियन ने उससे कहा था। लेकिन जब उसने डू वेनवेन का प्रश्न सुना तो उसने सहज रूप से जू नेनियन की ओर भी देखा। जू नेनियन ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, अपने व्यवहार से आभारी रहो कि मैं तुम्हें मूल गुप्त नुस्खा सिखाने को तैयार हूँ। ये स्वप्न में भी मत सोचना कि मैं अपने सारे रहस्य तुम्हें बता दूंगी। इसके अलावा आपके परिवार का व्यवसाय पहले से ही काफ़ी बेहतर हो गया है। जब तक आपका परिवार कोई भी तरकीब नहीं आजमाता, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके पास बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी शोरबा कभी खत्म नहीं होगा। आप और किस बात से असंतुष्ट हैं? एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस करते हुए डू वेनवेन को अंदर से ठेस पहुंची। क्या आप हर समय मेरे चरित्र पर बात करना बंद कर सकते हैं? क्या मुझे भी इसके लिए मजबूर नहीं किया गया था? मजबूर होना कोई बहाना नहीं है। अगर मैं बाहर जाकर किसी की हत्या कर दूं और पुलिस को बता दूं कि ऐसा मुझे मजबूर करके किया गया था, तो क्या आपको लगता है कि वे मुझे छोड़ देंगे? डू वेनवेन, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप जीवन भर मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे? मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? जू नेनियन अपने होठों को झुकाकर मुस्कुराई, मुझे तुम्हारा पिछला घमंडी रवैया पसंद नहीं है और मैं तुम्हें थोड़ा छोटा करना चाहती थी। डू वेनवेन, ठीक है,
चूंकि उन्होंने पहले ही एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे जो उनके अधिकारों को छीन लेता था और देश को अपमानित करता था, इसलिए उनके द्वारा किए गए कुछ अपमानों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी डू वेनवेन और चेन शियाओरो क्रीक वाटर जेल में लाने के बाद भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। औसत व्यक्ति के लिए उन्होंने जो बनाया था वह पहले से ही बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जिस किसी ने भी जू नेनियन की बटर सॉस और बेसिक सीक्रेट रेसिपी शोरबा का स्वाद चखा था वह स्पष्ट अंतर बता सकता था। डू वेनवेन को हमेशा से ही अपने पाक कौशल पर भरोसा था। उनका मानना था कि रेसिपी में दिए गए सटीक चरणों और मसालों के साथ शू नेनियन के स्वादों को दोहराने के लिए उन्हें ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। 20 प्रयासों के बाद भी स्वाद में उल्लेखनीय अंतर था। इससे डू वेनवेन को थोड़ा हतोत्साहित होने से नहीं रोका जा सका। चेन शियाओरो बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ। वह शू नेनियन की पाक कला क्षमताओं के बारे में बहुत स्पष्ट थी और जानती थी कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए ये जानना कि उसका खाना शू नेनियन जितना स्वादिष्ट नहीं था पूरी तरह से सामान्य था। तो 20वीं असफलता के बाद भी चेन शियाओरो में लड़ने की भावना भरी हुई थी और उसने बड़े प्यार से कहा, मैं नेनियन की पाक कला कौशल के एक कदम करीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बगल में गुस्से से भरी डू वेनवेन तेगुनी मार। इस तुलना से डू वेनवेन को एहसास हुआ कि न केवल उसके चरित्र में समस्या थी बल्कि उसकी चेतना का स्तर भी पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अरे नहीं, उसके चरित्र में समस्या कैसे हुई? डू वेनवेन ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। उस दुर्भावनापूर्ण बॉस जू नेनियन द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया था। जू नेनियन ने उनकी स्थिति को देखते हुए उसकी आंखों में मुस्कान थी। ये सोचना कि नदी के पानी और सही विधि से पहली बार में ही सफलता मिल जाएगी बहुत ही भोलापन था। वह स्वयं भी कभी इतनी भोली थी। आपको पता होना चाहिए कि उसकी पाक कला कौशल के स्तर के बावजूद बटर सॉस बनाने में सफल होने से पहले वह कई बार असफल रही थी। इन दोनों के पास अभी भी अभ्यास करने का समय था। जू नेनियन ने मक्खन नूडल्स को एक राष्ट्रीय श्रृंखला में बदलने की योजना बनाई, लेकिन अभी के लिए उसने अपनी दृष्टि थोड़ी कम रखी, जिसका लक्ष्य नानचेन काउंटी में 3 बड़े नूडल रेस्तरां खोलना है। इसलिए डू वेनवेन और चेन शियाओरो बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि दोनों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थीं। भविष्य में वह एक हस्तक्षेप रहित प्रबंधक बनना चाहती थी, इसलिए एक बार जब वह उन्हें प्रशिक्षित कर लेती तो यदि कभी स्टाफ की कमी हो जाती या यदि उन्हें पाककला में प्रतिभा रखने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता तो वह उन्हें शिक्षण कार्य सौंप सकती थी। उनका अवलोकन करने के बाद जू नेनियन ने पाया कि डू वेनवेन का खाना पकाने का कौशल चेन शियाओरो से कहीं बेहतर था और उसकी समझ और कौशल का स्तर भी उच्च था। ये कहना होगा कि डू वेनवेन को अपनी क्षमताओं पर कुछ हद तक गर्व था, लेकिन भला शू नेनियन को अभिमानी लोगों से नफरत करने के लिए किसने प्रेरित किया? इसलिए उसे डू वेनवेन को उसकी जगह पर रखने में बहुत आनंद आया। बटर सॉस की तुलना में गुप्त शोरबा के साथ मानक को पूरा करना आसान था। उन्होंने जो बटर सॉस बनाया था वह जू नेनियन की दुकानों में नहीं बेचा जाता था। आखिरकार यह मानक स्वाद तक नहीं पहुंचा था और जू नेनियन अपने ब्रांड को खराब नहीं करना चाहती थी। इस संबंध में उनमें लगभग जुनूनी बाध्यकारी दृढ़ता थी। यदि अंतर इतना कम हो कि केवल उसके जैसे समझदार स्वाद वाला कोई स्वाद प्रेमी ही उसे पहचान सके, तभी वह उसे अपनी दुकान में बेचने पर विचार करेगी। और फिर सवाल उठा। चेन शियाओरो और डू वेनवेन ने अनगिनत प्रयोगों के साथ 4 दिनों तक कड़ी मेहनत की थी और अंततः मानक के अनुरूप बटर सॉस का एक बैच तैयार किया था। इन दिनों में उनके पास असफल बैचों की कुल 6 बड़ी बाल्टियां जमा हो गई थीं। ये कहना कि यह एक विफलता थी केवल जू नेनियन द्वारा बनाई गई बटर सॉस के संबंध में था। चेन शियाओरो और डू वेनवेन दोनों ही सक्षम रसोइये थे। बटर सॉस बनाने का उनका पहला प्रयास पहले से ही काफ़ी अच्छा लगा। कम से कम जू नेनियन द्वारा बनाए गए भोजन को चखने से पहले तो यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट ही माना जाएगा, इसलिए इसे फेंकने का प्रश्न ही नहीं था। बर्बादी शर्मनाक थी। हालांकि इसे स्टोव में भी नहीं बेचा जा सका। मानक के अनुरूप बटर सॉस सफलतापूर्वक बनाने के बाद चेन शियाओरो और डू वेनवेन बहुत खुश थीं। दोनों लड़कियां खुशी से चीखते हुए उत्साह से एक दूसरे को गले लगा रही थीं। बटर सॉस की 6 बड़ी बाल्टियों को देखते हुए जू नेनियन ने असहाय होकर अपने माथे से बाल उड़ा दिए। अब उसे कुछ काम निपटाना था। ये देखते हुए कि वह और जिन यू शादी के लिए पंजीकरण करने वाले थे, जू नेनियन ने दावत आयोजित करने के लिए गांव में वापस जाने की योजना बनाई। पहले वह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यान कुई हुआ के उकसाने के कारण उसने जिन यू के साथ शादी के लिए पंजीकरण करने का फैसला किया। लेकिन बाद में चूंकि वह तैयार थी और उसने अपना मन बना लिया था, ये जानते हुए कि वह जिन यू के साथ अपना जीवन बिताएगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से शादी पर विचार करना उचित था। उसे यह बहुत भव्य नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे गांव वालों को उत्सव के भोजन के लिए आमंत्रित करना था और यह बटर सॉस काम आ सकता था। बटर सॉस को बहुत सारे तेल से सील कर दिया गया था और यह बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ।
यह मूलतः तेल में भिगोया हुआ था। एक बार जब उसे पता चल गया कि बटर सॉस की इन 6 बड़ी बाल्टियों का क्या करना है, तो जू नेनियन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही वह आराम कर रही थी, उसे ली किंगशुई से एक संदेश मिला कि शहर के कई लियुएसू स्टोर में स्टॉक खत्म हो गया है और उसे जल्द से जल्द और अधिक बनाने का आग्रह किया। जू नेनियन हताशा में लगभग चीख पड़े, गति बहुत तेज थी। नहीं नहीं, फैक्ट्री की योजना को आगे लाना होगा। आह, वह पागल हो रही थी। एक सप्ताह से भी कम समय में शहर की कई दुकानों में लियुएसू का सारा सामान बिक गया और वे और अधिक स्टॉक की मांग करने लगे। लियुएसू ली किंगशुई के 5,700 टुकड़े पहले ही उपनगरों में 4 दुकानों में वितरित किए जा चुके थे। जू नेनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारा पैसा गिनने से उसके हाथों में ऐंठन हो जाएगी। लेकिन फिर ये देखते हुए कि वे कितनी जल्दी बिक गए, ये स्वाभाविक ही था क्योंकि उत्पादों का स्वाद अच्छा था। और यद्यपि लियुएसू की मात्रा डराने वाली लगती थी, लेकिन कई अमीर लोग इसे खरीदना नहीं चाहेंगे, यह उनके लिए नीचे था। वे एक बार में 10 या उससे अधिक खरीदते थे। कुछ लोग तो और भी ज़्यादा खर्चीले थे, एक बार में दर्जनों खरीद रहे थे। बेशक जो लोग एक साथ कई दर्जन खरीदते थे वे ज़्यादातर काउंटी शहर में पाए जाते थे, कस्बों में उतने नहीं। यही कारण था कि कस्बों में बिक्री की तुलना काउंटी शहर की बिक्री से नहीं की जा सकी। अन्य मामलों से निपटने के लिए समय निकालने के लिए जू नेनियन ने कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया और लगातार काम करने के लिए 5 दिन निर्धारित किए, जिसमें उन्होंने अपने पूरे परिवार को शामिल किया और मदद के लिए 6 अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखा। उन्होंने 50,000 लियुएसू का एक एक बैच बनाया। ली किंगशुई स्वाभाविक रूप से एक बार में इतना स्टॉक नहीं ले सकती थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इतना पैसा भी नहीं दे सकती थी। जू नेनियन ने अपने परिवार के पिछवाड़े में एक गोदाम को साफ किया और झाओपान को उत्पादों को ली किंगशुई को सौंपने का कार्यभार सौंपा। इन कार्यों में व्यस्त रहने के बाद जू नेनियन अंततः आराम कर सकी। लेकिन जैसे ही वह शांत हुई, जू नेनियन को एहसास हुआ कि वह जिनयू को भूल गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिनयू को आखिरी बार देखे हुए कई दिन हो गए हैं, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिली भी है या नहीं। हमने पैसे की खातिर उसे नज़रअंदाज न करने का वादा किया था, फिर भी जब काम व्यस्त हो गया तो मैंने उसे अलग रख दिया। जू नेनियन को तुरंत गुस्सा और अपराधबोध महसूस हुआ। हालांकि ये जू नेनियन के लिए कुछ हद तक आश्चर्यजनक था कि जिनयू उसे ढूंढने नहीं आया था। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि जिनयू उसे ढूंढने में विफल नहीं हुआ था। बात सिर्फ इतनी थी कि जब उसने उसे ढूंढा तो वह व्यस्त थी, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि वुलैन ने भी उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। वुलैन जिनयू के साथ परिसर में लौट आया था। अपनी वापसी के दिन वुलैन ने जिनयू से कहा कि वह जू नेनियन से मिलना चाहती है। तब जिनयू ने वुलैन को बताया कि जू नेनियन अब नानशुई रोड पर उनके परिवार के पुराने घर में रह रहे हैं, और बताया कि जू नेनियन ने एक नूडल की दुकान खोली है। उन्होंने लियुएसू के व्यवसाय के बारे में भी बात की और कहा कि वह बहुत व्यस्त होगी, इसलिए उन्होंने वुलैन से कहा कि वह वहां जाकर जू नेनियन को परेशान न करे। वास्तव में मुख्य कारण ये था कि जिनयू को यह एहसास हो गया था कि जू नेनियन वुलैन को बहुत पसंद नहीं करता था। इसका कारण निश्चित रूप से वह शर्मनाक काम था जो उसकी मां ने उसे धोखे से एक अंधे तारीख पर ले जाकर किया था और झूठ बोला था कि आने वाला व्यक्ति एक बच्चा है, जिसके कारण उसने जू नेनियन के साथ एक जासूस की तरह व्यवहार किया। इसके अलावा उस समय जू नेनियन ने सोचा था कि वुलैन उसके साथ मिलीभगत कर रही है और उसे धमकाने के लिए एक गिरोह बना रही है। जिनयू को लगा कि उसे अपनी अक्सर सन की मां को बाहर निकालने से पहले जू नेनियन के साथ कुछ वैचारिक कार्य करने की जरूरत है। हालांकि उसने कई बार जू नेनियन से मिलने की कोशिश की थी और पाया था कि वह हमेशा इतनी व्यस्त रहती थी कि वह लगभग डूब जाती थी, इसलिए जिनयू ने भी उसे परेशान नहीं किया। अपनी ओर से जू नेनियन को जिनयू की याद आई, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि उसने एक रात आराम करने और अगले दिन उसे ढूंढने के लिए जिनयू के घर जाने का फैसला किया। जिन रुयांग भी कई दिन पहले नानचेंग छोड़ चुके थे। जू नेनियन के पास जूसिसी को जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने का समय भी नहीं था। इसके अलावा जिन रुयांग इतनी जल्दी में चले गए कि उन्हें जू नेनियन द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका भी नहीं मिला जब तक कि वे चले नहीं गए। जाने से पहले उसने जिनयू से शिकायत भी की। जिनयू के विवाह आवेदन को मंजूरी दे दी गई थी और हालांकि उन्होंने जू नेनियन से विवाह समारोह आयोजित न करने का वादा किया था, फिर भी विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर के लिए राजधानी में अपने परिवार के सदस्यों को सूचित करना आवश्यक था। ये सिर्फ एक अधिसूचना थी। उन्होंने उन्हें यहाँ न आने की चेतावनी भी दी क्योंकि वे केवल पंजीकरण कर रहे थे और विवाह समारोह आयोजित नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे बाद में विवाह कर सकते हैं। लेकिन क्या एल्डर मास्टर जिन ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसी बातें सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। एक पोता अपने दादा को कब अपनी शर्तें थोप सकता है? बिना कुछ कहे बूढ़े मालिक ने नानी से उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े पैक करवा दिए। वह अपने साथ किसी को नहीं लाए, यहाँ तक कि अपने निजी सुरक्षाकर्मी को भी नहीं। उन्होंने बस एक कपड़े का थैला लिया और नानचेंग की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए।
जब परिवार को पता चला कि बूढ़ा मालिक घर पर नहीं है तो वे हंगामा करने लगे। जिन नानशी लगभग रो पड़ी और जिन यू को पुकारते हुए उसकी आवाज़ भी सिसकने लगी। जियो जिन, कल रात तुमने अपने दादा से क्या कहा था? तुम्हारे दादाजी आज घर से भाग गए। छोटे चाचा जिन भी घबराए हुए जिन नानकसी के बगल में खड़े थे। दोनों भाई बहनों के इतने चिंतित होने का कारण वह नोट था जो बूढ़े मालिक ने छोड़ा था, जो बहुत भ्रामक था। नोट में लिखा था, मैंने कल रात अपने अविवाहित पोते जिन यू से बात की, जिसने मुझे एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। मैं, बूढ़ा आदमी, घर से भागने का फैसला कर चुका हूं। अगर मैं 1 महीने के अंदर वापस नहीं लौटता तो मुझे मरा हुआ समझो और मेरी तलाश करना बंद कर दो। इस संदेश ने जिन नानकसी और छोटे चाचा जिन को गलतफहमी में डाल दिया। जिन नानकसी की बात सुनकर जिन यू का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, युवा चाची, क्या नेनियन द्वारा घर में भेजी गई सभी चीजें खा ली गई हैं? आंसू रोकते हुए जिन नानकसी ने जवाब दिया, हमने कल रात बटर सॉस का आखिरी हिस्सा खत्म कर दिया। जिन यू के चेहरे पर आश्चर्य रहित एहसास का भाव दिखाई दिया। घर से भागकर उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से नानचेंग आ गया है। यह असावधान बूढ़ा आदमी अधिकाधिक बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा था। ठीक है चाची, मैं समझ गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादाजी नानचेंग आए हैं, जिन नैनिक्सी ने कहा। आह, क्या आपके दादाजी आपको ढूंढने के लिए नानचेंग गए हैं? तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से दादाजी को उठा लें, उन्हें कहीं खो न जाने दें। उसकी याददाश्त बहुत खराब होती जा रही है। जिन यू ने जवाब देने का वादा किया। जिन नानकसी और उनके परिवार को पता था कि जिन यू और जू नेनियन को अपनी शादी का पंजीकरण कराना था। जिन यू ने कहा था कि वे फिलहाल शादी समारोह नहीं करेंगे और जब वे राजधानी लौटेंगे तब करेंगे, इसलिए जिन नानकसी और परिवार के बाकी लोग वहां नहीं गए। कौन जानता था कि बूढ़ा मालिक अकेले ही चुपके से बाहर निकल जाएगा। फोन रखने के बाद जिन यू तुरंत बूढ़े मालिक को लेने के लिए ट्रेन स्टेशन पर गया, लेकिन उसे पता चला कि जिस ट्रेन में बूढ़ा मालिक था वह पहले ही आ चुकी थी। अब जिन यू सचमुच घबरा गया था। बूढ़े व्यक्ति की याददाश्त कुछ समय से अच्छी नहीं थी, वह लापता होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तारांकन, जू नेनियन सुबह जल्दी उठ गई, यार्ड में दौड़ पूरी की, तैयार हुई और जिन यू को ढूंढने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसने देखा कि एक दयनीय बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर दुखी और परेशान भाव से बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी अपनी बाहों में एक चमकीले रंग का फटा हुआ कपड़ा बंडल पकड़े हुए था, जो विशेष रूप से प्राचीन लग रहा था और उसके द्वारा पहने गए कपड़ों की अच्छी गुणवत्ता से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। अचानक अपने सामने के दरवाजे पर इतने बूढ़े आदमी को बैठा देखकर जू नेनियन काफी देर तक स्तब्ध रह गई। जू नेनियन को देखकर एल्डर मास्टर जिन भी काफी देर तक स्तब्ध रह गए। यह उसका घर था, है ना? क्या उसने गलत मोड़ ले लिया था, या फिर उसकी याददाश्त फिर से धोखा दे गई? बूढ़े मालिक की मूंछें खड़ी हो गईं, अब वह क्या करे? उस अविकारी वंशज से क्रोधित होकर एल्डर मास्टर जिन गुस्से में नानचेंग आए थे और उन्हें अपनी याद में मार्ग का अनुसरण करते हुए इस स्थान को खोजने में काफी समय लगा। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास चाबियां नहीं हैं। उसने उन्हें बहुत पहले ही उस अधर्मी वंशज को दे दिया था। ऐसा नहीं था कि वह दीवार फांद कर अंदर नहीं जा सकता था, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके जैसे बूढ़े आदमी का दीवार पर चढ़ना जिन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपमान की बात होगी। इसलिए बूढ़ा स्वामी जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में अंदर लोग रह रहे होंगे। बड़े मास्टर जिन अचानक आश्चर्य से अभिभूत हो गए। जू नेनियन ने बूढ़े आदमी की दयनीय उपस्थिति देखी। उसने अपना मुंह इस तरह खोला हुआ था मानो वह भूखा हो और वह इसे सहन नहीं कर सकी। बूढ़े दादाजी, आपको क्या हुआ है? भविष्य के समाज में धोखेबाज भिखारियों के बारे में खबरों से प्रभावित होकर जू नेनियन केवल दरवाजे पर खड़ा रहा और करीब आने की हिम्मत किए बिना पूछा। लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से पूछताछ की। एल्डर मास्टर जिन ने अपने सामने खड़ी तेज और उत्साही युवा लड़की को हैरानी से देखा, ये सोचते हुए कि यह उनका घर नहीं हो सकता है कि उन्होंने गलत जगह ढूंढ ली हो, और उनका मुंह दुखी होकर सिकुड़ गया। लेकिन उसे जिन परिवार की गरिमा बचाए रखनी थी, वह बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकता था कि वह जिन परिवार का बूढ़ा मुखिया अपना घर भी नहीं ढूंढ सका। ये बहुत अपमानजनक था। इसलिए बूढ़े गुरु धीरे से खड़े हो गए और शू नेनियन की ओर मूक शिकायत भरे चेहरे से देखते हुए बोले, युवती, क्या ये नानशुई रोड है? बूढ़े आदमी की ईमानदार और मजबूत मुद्रा को देखकर, जो किसी घोटालेबाज जैसी बिल्कुल नहीं थी, जू नेनियन ने सिर हिलाया और उन्हें आश्वस्त किया, हाँ दादाजी, ये नानशुई रोड है। तो ये था नानशुई रोड। अपने स्थान की पुष्टि होने पर एल्डर मास्टर जिनको लगा कि वह सही जगह पर आ गए हैं। ये स्थान उनके अपने घर जैसा ही लग रहा था। युवती, क्या मैं आपके घर आकर पीने के लिए पानी मांग सकता हूँ? चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। इस डर से कि जू नेनियन उसे देखने के लिए अंदर नहीं आने देगा, एल्डर मास्टर जिन ने जल्दी से यह बता दिया कि उसके पास पैसे हैं
और उसने जू नेनियन को संकेत दिया कि वह सिर्फ प्यासा था, भोजन की भीख नहीं मांग रहा था। एल्डर मास्टर जिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी गरिमा थी और वे इसे बनाए रखने के लिए लगभग जिद्दी थे। ये समझते हुए कि यह केवल पानी पीने के लिए था, जू नेनियन ने तुरंत कहा, दादाजी कृपया अंदर आइए। जू नेनियन को संदेह हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति शायद घर का रास्ता भूल गया होगा और उसने सोचा कि क्या पुलिस को बुलाया जाए। क्योंकि बूढ़ा आदमी बहुत ईमानदार लग रहा था, इसलिए शू नेनियन को लगा कि वह एक ठग नहीं लग रहा था, और इसके अलावा घर पर इतने सारे लोगों के साथ, भले ही वह एक बुरा व्यक्ति था, वह उसके पूरे परिवार को नहीं हरा सकता था। इसलिए जू नेनियन ने उसे पानी पीने के लिए अपने घर वापस ले गई। बूढ़ा मालिक अंदर आया और जितना अधिक उसने देखा उतना ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये सही था, क्या यह उसका घर नहीं था? क्या वह अभिभावक वंशज सचमुच अपना घर बेच सकता था? इस विचार से एल्डर मास्टर जिन को इतना गुस्सा आया कि उनका कलेजा दुखने लगा। शू नेनियन को बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार काफी अजीब लगा, क्योंकि एक पल वह पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहा था, तो दूसरे ही पल उसका चेहरा तूफानी बादलों से भरा हुआ दिखाई देने लगा, मानो किसी ने उसके साथ गलत किया हो। यान कुइहुआ ने जू नेनियन को एक बूढ़े आदमी को अंदर लाते देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, नेनियन, ये बूढ़ा आदमी कौन है? जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए बताया, ये दादाजी पीने के लिए पानी मांगने आए हैं। ओह, तो मैं उसके लिए एक गिलास पानी डाल दूंगी, यान कुइहुआ ने कहा, और अपने कूल्हों को हिलाते हुए वह पानी लेने चली गई। जैसे ही बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा, वह सीधे केंद्रीय हॉल में मुख्य कुर्सी पर गया और उचित मुद्रा में बैठ गया। उसकी पीठ सीधी हो गई, उसकी आंखें बाएं से दाएं घूम गईं, और उसकी आंखों के नीचे का गुस्सा और भी तीव्र हो गया। वह जानता था कि यह उसका घर है। बूढ़े आदमी, लो, थोड़ा पानी पी लो। यान कुइहुआ ठंडे उबले पानी का एक बड़ा कटोरा लाया और बूढ़े आदमी को दे दिया। बड़े मास्टर जिन ने अपनी आंखें पानी के बड़े कटोरे की ओर झुकाईं और उनकी आंखें बड़ी हो गईं, उन्हें लगा कि यह एक बड़ा कटोरा है न? हालांकि पहले ही अनुरोध कर देने के बाद एल्डर मास्टर जिन को लगा कि इसे पूरा न करने से वे विशेष रूप से अयोग्य प्रतीत होंगे तथा उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने कटोरा स्वीकार कर लिया, उसके होंठ थोड़े हिले, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने कटोरा एक ही घूंट में खाली कर दिया। पानी पीने की आवाज़ सुनकर यान कुइहुआ और जू नेनियन दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यान कुइहुआ ने मन ही मन सोचा, यह अच्छी बात थी कि उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी काफी समय से प्यासा होगा, इसलिए उसने उसे पानी देने के लिए घर के सबसे बड़े कटोरे का इस्तेमाल किया। इस तरह वह शर्मिंदगी के कारण दूसरी बार भोजन की मांग नहीं करेगा। बड़े मास्टर ने अपना पानी खत्म किया और कटोरा अपने पास काउंटर पर रख दिया। मुख्य कमरे में 2 सीटें थीं, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बीच में विशेष रूप से चाय रखने के लिए शीशम की लकड़ी की एक कैबिनेट थी। बड़े मास्टर ने जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जू नेनियन और यान कुइहुआ ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि यान कुइहुआ ने चुपचाप जू नेनियन को एक तरफ खींच लिया। उससे पूछा, नेनियन, तुम्हें ये बूढ़ा आदमी कहाँ मिला? मुझे उसके बारे में कुछ अजीब क्यों लगता है? मैं उनसे दरवाजे पर मिला, जू नेनियन ने ईमानदारी से बताया। यान कुइहुआ ने पूछा, क्या वह जाने वाला है? जू नेनियन ने एक पल के लिए सोचा, माँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बूढ़े दादाजी को घर का रास्ता नहीं पता है। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? यान कुइहुआ को लगा कि यह बात सही है, क्योंकि बूढ़ा आदमी काफी अजीब लग रहा था। क्या आपको और पानी चाहिए, बड़े? यान कुइहुआ ने तेजी से पूछा। एल्डर मास्टर जिन ने दोनों महिलाओं को फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन वे शब्दों को समझ नहीं पाए। उसने सोचा कि वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वह भिखारी है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देता है। यदि वह कहता है कि वह भुगतान करेगा, तो वह निश्चित रूप से भुगतान करेगा। अचानक उसने अपना कपड़े का थैला उठाया, उसे काउंटरटॉप पर रखा और उसके अंदर खोजबीन शुरू कर दी। अंततः उसने एक जैद कंगन निकाला। झेंग्यांग भरे जैद कंगन को देखकर जू नेनियन तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। ये बूढ़ा दादाजी वास्तव में साधारण धनवान नहीं था। बड़े मास्टर ने लापरवाही से कंगन को काउंटरटॉप पर रख दिया और जू नेनियन से कहा, युवती, ये तुम्हारे पानी के कटोरे के लिए है। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा है, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। जू नेनियन, दादाजी, मैंने यह नहीं कहा कि आप भीख मांग रहे हैं। एल्डर मास्टर जिन, लेकिन तुमने ये सोचा था। जू नेनियन, दादाजी, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था। शायद इसलिए कि उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर धार्मिकता का भाव था, शू नेनियन ने उससे असाधारण विनम्रता से बात की, और उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह भिखारी है। एल्डर मास्टर ने अपने होठों को भींच लिया, मानो गहरे विचार में हो, फिर आधे सेकंड के बाद यान कुइहुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने निश्चित रूप से ऐसा ही सोचा था। लो, ये कंगन तुम्हारे लिए है। यान कुइहुआ को धन से प्रेम था और वह कंजूस थी, लेकिन वह केवल अपने धन से प्रेम करती थी या फिर स्पष्ट, ईमानदार तरीकों से प्राप्त धन से।
जब ये बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसने मात्र एक गिलास पानी के बदले इतना बड़ा उपहार देने की पेशकश की तो उसने उसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया। एल्डर मास्टर की बात सुनने के बाद वह लगातार अपना सिर हिलाती रही। एल्डर, मैं आपका पैसा नहीं ले सकती। अचानक बड़े मास्टर को लगा कि यह परिवार अच्छे लोग हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कंगन वापस ले लिया। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे नहीं चाहती थी। याद रखो, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। एल्डर मास्टर के आकर्षक व्यवहार ने जूनेनियन को लगभग जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग कहते हैं घर में किसी बुजुर्ग का होना किसी खजाने के समान है। ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई है। क्या ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं है? थोड़ी देर बाद परिवार के सदस्य एक एक करके उठे और घर में एक और बूढ़े व्यक्ति को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। एल्डर मास्टर ने बाद में ये पूछने की योजना बनाई कि यह परिवार इस मकान को खरीदने के लिए कैसे आया, उन्होंने इस पर कितना खर्च किया तथा इसे वापस खरीदने के बारे में क्या सोचा। जूनेनियन ने जिन्यू को ढूंढने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि बूढ़े दादाजी के जाने का कोई संकेत नहीं दिखा, इसलिए उसने बाद में जाने का इंतजार करने का फैसला किया। चेन शियाओरो ने नाश्ता बनाया और परिवार ने बटर सॉस के स्वाद वाले नूडल्स खाए। यह एक पाक कला है जिसे उन्होंने और डू वेनवेन ने प्रयोग करके बनाया था। हालांकि परिवार को उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। आखिरकार ये जूनेनियन ही था जो उसे अंदर लाया था। पूरा परिवार खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया और एल्डर मास्टर एक तरफ सीधे बैठ गए। जब शूनेनियन ने उन्हें खाने के लिए बुलाया तो एल्डर मास्टर ने पहले तो विरोध करना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने शूनेनियन द्वारा लाए गए कटोरे में परिचित बटर सॉस देखा और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वे शूनेनियन को घूरने लगे। क्या ये तुमने बनाया? उसने पूछा। जूनेनियन ने बूढ़े आदमी का सतर्क चेहरा देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, यह मैंने नहीं बनाया है। इसे हमारे परिवार के रेस्तरां के शेफ ने बनाया था। एक रसोइया। बड़े मास्टर दंग रह गए। उन्हें याद आया कि उनके पोते की पत्नी ही वह व्यक्ति थी जिसने बटर सॉस बनाया था। क्या वह झूठ बोल रही थी? या क्या नानचेंग में हर कोई बटर सॉस बना सकता है? एल्डर मास्टर के होंठ हल्के से फड़क उठे जब उन्होंने पूछा, क्या नानचेंग के सभी लोग ये चीज़ बना सकते हैं? इससे पहले कि जूनेनियन जवाब दे पाता, यान कुइहुआ ने उत्सुकता से एल्डर मास्टर के सामने अपनी शेखी बघारी। ओह बड़े साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इसका आविष्कार हमारे अपने बेबी नियान ने किया था। हम अभी जो बटर सॉस खा रहे हैं उसे बनाने की विधि उन्होंने रेस्तरां के शेफ को सिखाई थी। मैं आपको बता दूं कि नानचेन काउंटी में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे परिवार के बटर सॉस नूडल्स के बारे में नहीं जानता हो। ये सब मेरी बेटी का हुनर है। केवल नानचेन काउंटी में हमारा परिवार ही ऐसा कर सकता है। यान कुइहुआ के इस स्पष्टीकरण से एल्डर मास्टर को अचानक कुछ समझ में आ गया। उसने अपना सिर 45 डिग्री के कोण पर पीछे झुकाया और आकाश की ओर देखा। उन्होंने याद किया कि उनके पोते की पत्नी का नाम नियन था। उन्होंने जूनेनियन से पूछा, छोटी बच्ची, क्या तुम बेबी न्यान हो? बूढ़े दादाजी, मेरा नाम जूनेनियन है। मेरी माँ मुझे बेबी न्यान कहकर बुलाना पसंद करती हैं। जूनेनियन, ये नाम तुरंत बूढ़े आदमी की स्मृति में कौंध गया। हाँ, उसके पोते की पत्नी का नाम जूनेनियन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका परिवार यहाँ रह रहा था। तो वह उसके पोते की पत्नी थी। वह पुत्री वंशज वास्तव में जानता था कि लड़कियों का पीछा करने के लिए इन चालों का उपयोग कैसे किया जाता है। बूढ़ा आदमी तुरंत दयालुता से मुस्कुराया और जूनेनियन से कहा, अच्छी लड़की, मैं तुम्हारा दादा हूँ। जूनेनियन, सब लोग। जूनेनियन खुद को हंसने और रोने से नहीं रोक सके। बूढ़े दादा, कृपया इस तरह मजाक न करें, मेरे दादाजी पहले ही गुजर चुके हैं। बूढ़ा आदमी अचानक चिंतित हो गया, लड़की उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? जब बूढ़ा आदमी चिंतित हो गया तो उसने अपनी दाढ़ी फुलाते हुए और उसे घूरते हुए स्पष्ट रूप से कहा, लड़की, मैं वास्तव में तुम्हारा दादा हूँ। वह बेऔलाद वंशज, मेरा पोता, मैं उसका दादा हूँ और तुम्हारा भी। जूनेनियन को अचानक बूढ़े दादाजी के लिए बहुत दया आ गई और उन्हें लगा कि उन्होंने उसे अपने परिवार का सदस्य समझ लिया होगा। बुजुर्ग लोगों के लिए ये सामान्य बात है कि वे ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वे लोगों को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते। जूनेनियन ने जल्दी से उसे दिलासा देते हुए कहा, बूढ़े दादाजी, कृपया चिंता न करें, मैं आपको थोड़ी देर में आपके परिवार को ढूंढने ले जाऊंगा, ठीक है? बूढ़ा आदमी हौंफते हुए बोला, तुम मेरे पोते की पत्नी हो? जूनेनियन, बूढ़े दादाजी, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। इस समय तक कमरे में मौजूद अन्य लोग भी बूढ़े व्यक्ति को दया की दृष्टि से देखने लगे थे। तभी आंगन के बाहर से जिन्यू की आवाज आई, जो दूर से आ रही थी, नियानियन, क्या तुमने एक बूढ़े आदमी को यहाँ आते देखा है? जिन्यू बूढ़े आदमी को देखने के लिए समय पर दरवाजे पर चला गया और आश्चर्य से बोला, दादाजी। बूढ़ा आदमी, अविवाहित वंशज। जिन्यू, वह एक अपुत्री वंशज कैसे बन गया?
जू नैनियन और परिवार के बाकी लोग हैरान होकर पहले जिनयू की ओर और फिर बूढ़े आदमी की ओर देखने लगे। उन्हें स्थिति को समझने में काफी समय लगा, खासकर जू नैनियन को, कि आखिर उसने जिनयू के दादा को कैसे ढूंढ लिया। यान कुहुआ अंदर से घबरा रही थी, इसलिए यह एक रिश्तेदार था, और सौभाग्य से जब उसने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी पहले अजीब था तो उसने उसे भगाया नहीं था। जिनयू लंबे समय से अपने दादाजी को ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि शायद बूढ़ा आदमी पुराने घर में आया होगा। वह एक कोशिश करके देखने के भाव से आया था, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी सचमुच आया है। बूढ़े व्यक्ति ने अहंकार से अपना सिर घुमा लिया और जू नैनियन से कहा, मैं इस अधर्मी वंशज को नहीं पहचानता, इसे बाहर निकाल दो। जिनयू, जू नैनियन, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में जिनयू के दादा थे। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि वह जिनयू का दादा है, तो बूढ़े व्यक्ति के प्रति जू नैनियन का रवैया और भी अधिक उदार हो गया। बूढ़े व्यक्ति द्वारा जिनयू को स्वीकार करने से इनकार करने के बावजूद जू नैनियन उसे नाश्ता खत्म करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। उसने सोचा कि इसमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से जल्दी ही खाना खा लिया। जू नैनियन के किसी भी अनुनय की आवश्यकता के बिना उसने कुछ ही समय में अपना कटोरा खत्म कर दिया और नूडल्स खाते समय मुस्कुराना बंद नहीं किया। उसने बड़े चाव से खाया। भोजन के बाद बूढ़े व्यक्ति ने जिनयू के साथ लौटने के बजाय यहीं रुकने का फैसला किया। जिनयू नहीं चाहता था कि उसके दादा जू नैनियन के परिवार को परेशान करें, क्योंकि घर उसे दिया गया था और स्वाभाविक रूप से अंतिम निर्णय उसी का था। जिनयू ने अपने दादा को वापस घर लाने का निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्यथा यह उसके ससुर के परिवार के लिए बहुत असुविधाजनक होगा। जिनयू को लगा कि वह अपने सन की दादा को यहाँ उपद्रव करने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर भी बूढ़े आदमी ने हठपूर्वक जाने से इनकार कर दिया। जिनयू ने एक स्टूल खींचा और बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। उसे मनाने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और जिनयू को अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखा दिया। जिनयू ने हार मानते हुए कहा, दादाजी चलो घर चलते हैं, गुस्सा मत होइए। बूढ़े के होंठ कांप रहे थे। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, तुमने मुझे अपनी शादी में भी नहीं आने दिया, क्या मैं अब भी तुम्हारा दादा हूँ? जू नैनियन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और जिनयू की ओर देखा। जिनयू के चेहरे पर घबराहट थी, अब क्या होगा? जू नैनियन ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति को जिनयू से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने जिनयू को बाहर ले गई। न्यानियन, क्या गलत है? जिनयू ने जू नैनियन से पूछा। हम शादी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं चाहते कि दादाजी आएं? क्या आपने नहीं कहा था कि हम सिर्फ प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं और कोई भोज नहीं करेंगे? जिनयू तो उसके सवाल से ही हैरान रह गया। अगर हम भोज नहीं कर रहे हैं तो वे यहाँ क्यों आए हैं? उसके शब्दों को याद करके जू नैनियन को याद आया कि उसने पहले जिनयू से क्या कहा था। उसने झुंझलाहट में अपने माथे पर हाथ मारा। चलो करते हैं, हमें पहले ही अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल चुका है। हमें निश्चित रूप से गांव वालों को ये बताना होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, वरना अगर बाद में लोग गपशप करने लगेंगे तो मेरी माँ को उनसे झगड़ा करना पड़ेगा। हम आज विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, कल गांव लौटेंगे और उसके अगले दिन भोज करेंगे। कारण उतना ही सरल था और जिनयू के दिल में जो खुशी अभी अभी उठी थी वह तुरंत बुझ गई। लेकिन वह परेशान नहीं था। वह जानता था कि जू नैनियन को समायोजित होने के लिए समय चाहिए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला था। क्या समय सचमुच इतना कम है? जिनयू ने पूछा। यदि वे भोज करने जा रहे थे तो उन्हें राजधानी से परिवार को बुलाना पड़ता, अन्यथा यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे न केवल उनकी पत्नी के प्रति सम्मान की कमी प्रदर्शित होगी, बल्कि बाद में उन्हें अपने परिवार की आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। जू नैनियन के पास वास्तव में समय की कमी थी तथा उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। व्यवसाय को चलाने के लिए मुश्किल से 50,000 लियुएसु को धन जुटाने में सफलता मिली थी तथा उसके पास अभी भी अन्य मामले थे जिन पर उसे ध्यान देना था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, यह सचमुच तंग है, लेकिन अगर आपके पास कोई अन्य व्यवस्था है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं देखूंगा कि क्या मैं कुछ और समय निकाल सकता हूँ। कुछ समय खाली करना तो प्रश्न से बाहर था। तारीख बदलने के बारे में सुनकर जिनयू को एहसास हुआ कि उसका सवाल कितना मूर्खतापूर्ण था। उसकी पत्नी उसके साथ विवाह करने के लिए वापस जाने वाली थी और उसने वास्तव में इसे स्थगित करने के बारे में सोचा था। अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बीच चयन करने की स्थिति में उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ दिया। उसने बहुत तेजी से जवाब दिया, इसे स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल ठीक है, मैं जाकर चीजें तैयार कर लूंगा। रुको, जू नैनियन ने एक पल के लिए सोचा। इस बात से चिंतित कि जिनयू इसे बहुत भव्य बना सकती है, उसने बस इतना कहा, शादी साधारण होनी चाहिए, बहुत भव्य या अतिरंजित नहीं। यद्यपि यह उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था, फिर भी उसे बहुत भव्य और प्रभावशाली आयोजनों में कोई रुचि नहीं थी। वे बहुत थका देने वाले भी थे। आखिरकार शादी की औपचारिकताएं स्वीकार्य होनी चाहिए। जिनयू ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि जू नैनियन एक विवाह समारोह करना चाहती थी।
वह उसे एक अविस्मरणीय शादी देने के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित करना चाहता था। लेकिन पता चला कि वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। जिनयू के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह और क्या कर सकता था। एक बार जब उन्होंने अपनी शादी की योजनाओं पर चर्चा पूरी कर ली, तो जू नेनियन को जिनयू के दादाजी की याद आए और उन्होंने जिनयू से कहा, चूंकि दादाजी आपके साथ वापस नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें यहीं रहने दीजिए, यह कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जब ये बात आई तो जिनयू ने दृढ़ता से विरोध किया। तुम मेरे दादाजी को नहीं जानते। उसका स्वभाव अजीब है। यदि वह आप लोगों के साथ रहता है तो वह आपके पूरे परिवार को सुबह सबसे पहले जॉगिंग के लिए जाने पर जोर दे सकता है, और अगर कोई जॉगिंग नहीं करता तो वह सोचेगा कि वह बेकार हो रहा है और उसे लगातार डांटेगा। क्या ये सचमुच इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? जू नेनियन आश्चर्यचकित था। जिनयू ने इसके बारे में सोचा और ऐसा लगा कि उसके दादाजी वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण थे। अंत में बूढ़े व्यक्ति को जिनयू ने घर लौटने के लिए मना लिया। कारण सरल था। जिनयू ने उसे बताया कि उसने विवाह समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है, तथा उसने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि वह घर जाकर अपनी मां के साथ आगे की प्रक्रिया पर चर्चा करे तथा समारोह का संचालन करे। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसका पोता अभी भी उसकी परवाह करता है। भारी जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए वह तेजी से जिनयू के पीछे चला गया। इतना ही नहीं, जाने से पहले उसने जू नेनियन से अपने साथ ले जाने के लिए बटर सॉस का एक जार भी मांगा। उसे खजाने की तरह पकड़े देखकर जिनयू ने असहाय होकर कहा, दादाजी, मुझे इसे आपके लिए ले जाने दीजिए। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, इसके बारे में सोचना भी मत। उसकी तेज आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों को हिला सकती थी। वह सड़क के किनारे से किसी पर चिल्ला रहा था। घर के अंदर मौजूद हर कोई उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता था। जिनयू और जू नेनियन ने अपने अपने परिवारों को विवाह के बारे में सूचित किया। इससे दोनों पक्षों में कड़ा विरोध हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यान कुई हुआ और वू लैन दोनों की ओर से एक जैसे शब्द आए। वू लैन ने जिनयू के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, शादी एक बड़ी बात है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। नहीं, ये हाई प्रोफाइल होना चाहिए। जिनयू, मैं आपको बता दूं, नेनियन एक बहुत अच्छी लड़की लगती है और आप शादी के लिए भी सहमत हो गए हैं। आप उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, शादी एक बड़ा अवसर होगा। दूसरी ओर यान कुई हुआ भी जू नेनियन से बात कर रहे थे। बेबी नेनियन, शादी एक महत्वपूर्ण घटना है। हमें इसे शानदार ढंग से करना है, साधारण रूप से नहीं। हम इसे सरल नहीं बना सकते। अन्य लोग ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वास्तव में पैसे नहीं होते और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। हमारे परिवार के पास अब पैसे की कमी नहीं है, और जिन परिवार धनवान है, इसलिए न केवल शादी साधारण होनी चाहिए, बल्कि इससे पूरे गांव को ईर्ष्या भी होनी चाहिए। दोनों माताओं ने एक स्वर में इसका विरोध किया तथा उनका रवैया विशेष रूप से कड़ा था। इसलिए जब जिनयू और जू नेनियन अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तिकाओं के साथ कार में बैठे नागरिक मामलों के ब्यूरो के दरवाजे पर पहुंचे तो वे झिझके बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। जू नेनियन को यान कुई हुआ ने लपेट लिया था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जबकि जिनयू को वू लैन ने मना लिया था। इसलिए नहीं कि उसने वू लैन की बातों पर ध्यान दिया था, बल्कि इसलिए कि उसे उसका तर्क विशेष रूप से समझदारी भरा लगा था। वह नेनियन को कैसे धोखा दे सकता है? उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए यदि वे इसे सरल रखते तो लोग सोच सकते थे कि वह अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता, और यदि वे उसकी पीठ पीछे बातें करते तो वह क्या करता। अंत में शू नेनियन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? जिनयू ने अपने होठों को भींच लिया और अचानक अपना सिर घुमाकर जू नेनियन को अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि वे दोनों क्रमशः कार की चालक और यात्री सीटों पर बैठ गए। न्यानियन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? अगर आप इसका विरोध भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने जू नेनियन से बात की, जिनयू कुछ घबराए हुए थे। उसे डर था कि जू नेनियन नाराज हो जाएगा। आखिरकार नेनियन ने पहले ही कहा था कि शादी साधारण होनी चाहिए, और वह इस पर सहमत हो गया था। अब अपने शब्दों से पीछे हटना पूरी तरह अनुचित प्रतीत हुआ। उनके घबराए हुए स्वर से प्रभावित होकर जू नेनियन भी घबरा गए। आप मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि आप इस समय शादी नहीं करना चाहते, है ना? दोनों की पहली बार शादी हो रही थी। जू नेनियन उतनी शांत नहीं थी जितनी वह ऊपर से दिख रही थी, बल्कि वह काफी घबराई हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिनयू ने ऐसा कहा जैसे उसने कोई अजीब कल्पना सुन ली हो। मैं शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब पीछे क्यों हटूंगा? मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और भला क्या? ये सुनकर कि जिनयू को अपनी शादी के बारे में दोबारा विचार नहीं आ रहा था, जू नेनियन ने राहत की सांस ली। जब उसे एहसास हुआ कि वह किस बात को लेकर परेशान थी, तो उसने चाहा कि वह अपने माथे पर थप्पड़ मार सके। मुझे लगता है शादी सरल नहीं हो सकती।
जिनयू ने अपनी बात पूरी की और तुरंत अपनी सांस रोक ली और जू नैनियन को गंभीरता से देखने लगा। वह हमेशा चिंतित रहते थे तथा जू नैनियन की ओर से असंतोष के किसी भी संकेत पर अपना मन बदलने के लिए तैयार रहते थे। जू नैनियन ने पलकें झपकाईं, कुछ अनिश्चितता के साथ। क्या आप इसी बारे में बात करना चाहते थे? तुम नाराज तो नहीं हो? जिनयू ने पूछा। जू नैनियन उसके सामने इसी विषय पर चर्चा करने वाली थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। फिर भी वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि जिनयू ने अचानक अधिक भव्य शादी करने का विचार क्यों किया। जिनयू ने वही तर्क साझा किए जो उसकी मां ने उसे शू नैनियन के साथ बताए थे, और उन्हें सुनने के बाद शू नैनियन हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया। मेरी मां ने भी यही बात कही थी, इसलिए चलो एक भव्य शादी करते हैं, है ना? सच में तुम सहमत हो? जिनयू की आंखें खुशी से चमक उठीं। जू नैनियन मुस्कुराए और सिर हिलाया। हम। उसकी उज्ज्वल मुस्कान को देखते हुए जिनयू की निगाहें अचानक एक साधारण व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण हो गईं। वह एक बड़ी शादी करने के लिए सहमत हो गई, सभी को ये बताने के लिए सहमत हो गई कि वे शादी कर रहे हैं। जू नैनियन ने देखा कि जिनयू हमेशा उसके सामने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता था, जो दूसरों के सामने उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। उसने आंखें सिकोड़कर धीरे से मुस्कुराते हुए उससे कहा, कृपया मुझे हमारे शेष जीवन के लिए अपना मार्गदर्शन दीजिए। किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, यह आप ही हैं जो मुझे मार्गदर्शन देंगे। अब से आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। जिनयू की आवाज़ उत्साह से भरी थी। उसकी नैनियन, वह लड़की जिसके बारे में वह इतने लंबे समय से सोच रहा था, अंततः उसकी पत्नी बनने जा रही थी। जिनयू इतना उत्साहित था कि शब्दों में उसके दिल की तत्परता और उत्साह को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वह केवल अंत समय तक उसके साथ रहना चाहता था, जब तक कि मृत्यु उन्हें अलग न कर दे। जू नैनियन ने जिनयू का हाथ पकड़ा और उससे कहा, जिनयू, अब हमारे लिए विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने का समय आ गया है। जिनयू ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को छुआ। सुनो, ये धड़क रहा है, इसे थोड़ी देर और धड़कने दो। जू नैनियन अवाक रह गई, उसके शब्द उसे ठीक नहीं लगे। दोनों को कार से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगा। शू नैनियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सीधी सादी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर रही हो तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के निर्देशों को सुन रही हो। जब उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। जब उनसे फोटो लेने को कहा गया तो उन्होंने फोटो ले ली। उस समय जू नैनियन को शादी करने का कोई एहसास नहीं हुआ, और नागरिक मामलों के ब्यूरो के कई कर्मचारी उसे और जिनयू को घूर रहे थे, जिससे वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान जू नैनियन को जिनयू ने चकित होकर नेतृत्व किया। जिनयू के चौड़े और बड़े हाथों को महसूस करने के अलावा उसे कोई अन्य अनुभूति नहीं हुई, यहाँ तक कि वह उत्साह भी नहीं जिसके बारे में लोग शादी के समय बात करते हैं। जब तक 2 छोटी लाल किताबें उसके हाथों में नहीं आ गईं, तब तक उसे देर से ही सही वह अद्भुत अनुभूति महसूस नहीं हुई। ये तस्वीर उसकी और जिनयू की एक साथ थी। भले ही यह एक श्वेत शाम तस्वीर थी, फिर भी जिनयू की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अपने बाल नीचे लटकाए वह जिनयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उनके सिर एक दूसरे के बहुत करीब थे और फोटो के बाईं ओर उनके नाम लिखे थे। जिनयू, जू नैनियन, दोनों नाम बहुत करीब थे। अब से वह और जिनयू पति पत्नी थे, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पति और पत्नी। उसका दिल धड़क उठा, उत्तेजना से नहीं बल्कि आश्चर्य की एक अवर्णनीय भावना से। ऐसा लगा जैसे उस क्षण उसे अंततः अपना स्थान मिल गया हो। अनजान शू नैनियन ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ दोनों तस्वीरों को देखा। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसके मुंह के कोने ऊंचे चाप में ऊपर उठे रहे। जिनयू की स्थिति शू नैनियन से ज्यादा अच्छी नहीं थी। वास्तव में वह उससे कहीं अधिक उत्साहित लग रहा था। छोटी लाल किताब को पकड़े हुए हाथ ने अनजाने में उसे जकड़ लिया, जिससे वह लगभग कुचलकर विकृत हो गई। जब वे नागरिक मामलों के ब्यूरो से बाहर निकले तब भी वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तथा उनके दूसरे हाथ में एक छोटी सी लाल किताब थी। न्यानियन, क्या हम सचमुच शादीशुदा हैं? जिनयू ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। उसकी हल्की भारी आवाज जू नैनियन के कानों में गूंजी, जिससे उसके विचार वर्तमान में लौट आए। वह जिनयू की ओर देखने के लिए मुड़ी और पाया कि वह उससे भी अधिक मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह अपने हाथ में छोटी लाल किताब को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूछताछ उससे ज्यादा उस छोटी सी लाल किताब में छपी उसकी तस्वीर पर केंद्रित थी। उस क्षण जू नैनियन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल को धीरे से धक्का दिया गया हो और वह बहुत कोमल हो गई हो। जिनयू के प्रति उसका स्नेह थोड़ा और गहरा हो गया। अब हम शादीशुदा हैं और अब से आप केवल मुझे एक महिला को ही देख सकते हैं। जू नैनियन ने मूल रूप से यह टिप्पणी उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए की थी, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, जिनयू ने अचानक उसे पागलों की तरह गले लगा लिया और उसे वहीं घुमा दिया। उसका सुंदर चेहरा उत्साहित खुशी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी और मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे वे जू नैनियन को डुबो देंगी।
जिनयू बहुत खुशी से हंसा, उसके चेहरे की सामान्य रूप से कठोर रेखाएं बहुत नर्म हो गईं। दिन के उजाले में कई लोगों के आने जाने के बीच, ऐसे युग में जहां किसी का हाथ पकड़ने से भी गपशप का खतरा होता था, जिनयू उसे गले लगाता रहा और वहीं घूमता रहा और उत्साह से चिल्लाता रहा। जू नेनियन, आज से तुम मेरी पत्नी हो, जिनयू की पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, केवल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी और उसकी चमकदार लेकिन गहरी आंखों में अंतहीन खुशी थी। इतने सारे लोगों के सामने अचानक गले लगने से शू नेनियन को शुरू में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार ये खुले विचारों वाला भविष्य नहीं था। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखकर जू नेनियन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। जिनयू की उपस्थिति ने उसके दिल की धड़कन को अनियंत्रित रूप से तेज कर दिया। नरक में जाए बाधाएं, नरक में जाए अन्य लोगों की घूरती निगाहें, नरक में जाए गपशप। जू नेनियन को अब कोई परवाह नहीं थी। उस समय वह केवल जिनयू के उत्साह का जवाब देना चाहती थी। इसलिए जू नेनियन ने दर्शकों की आश्चर्यचकित और विस्मित निगाहों के सामने कुछ बहुत ही साहसिक कार्य किया। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया।